कैसे बेटा? बच्चों अपन लास्ट लेक्चर में अपने स्टार्ट किया था अपनी रिवीजन क्लासेस में, सबसे जो फर्स्ट बेसिक चैप्टर है अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु संरचना के बारे में। ओके, तो परमाणु संरचना यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो सबसे बेसिक पार्ट होता है कि एटम क्या होता है, परमाणु क्या होता है, फिर उसके हमने फंडामेंटल पार्टिकल भी डिस्कस किए थे, यानी एटम के मौलिक कण, परमाणु के मौलिक कण कौन कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इनकी डिस्कवरी कैसे हुई, इनका चार्ज क्या होता है, इनका मास क्या होता है, 1 मोल के रेस्पेक्ट में चार्ज और मास क्या होता है, एक एक चीज अपने डिटेल से डिस्कस की थी बेटा। ओके, चलो अब तीनों पे बेटा कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स और बता रहा हूं जो हमारे बार बार काम आते हैं, कैसे करना है, क्या करना है। ओके, देखो सीक्वेंस से समझते जाना वन बाई वन। कैसे? सबसे पहले एक बच्चों देखो नाम आता है कि यूनिवर्सल फंडामेंटल पार्टिकल। एक तो बोलता है कि तीनों में से जैसे 3 पार्टिकल हमने डिस्कस किए हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्लियर? 3 पार्टिकल कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, 3 पार्टिकल की हमने बात की थी। तो आपसे बोले कि फंडामेंटल पार्टिकल कौन है, फंडामेंटल पार्टिकल तो तीनों ही है क्योंकि तीनों एटम में पाए जाते हैं बेटा, एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर? लेकिन एक नाम आता है यूनिवर्सल फंडामेंटल पार्टिकल कि तीनों में से यूनिवर्सल फंडामेंटल पार्टिकल कौन सा है। तो ध्यान रखना बच्चों, बच्चा इस बात को रख के रखता है कि फंडामेंटल पार्टिकल बोला है, लेकिन ओनली फंडामेंटल की बात नहीं कर रहा, क्या बोला है ये, यूनिवर्सल फंडामेंटल पार्टिकल। तो तीनों में से अगर बात करें तो यूनिवर्सल फंडामेंटल पार्टिकल कौन होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। न्यूट्रॉन को यूनिवर्सल फंडामेंटल पार्टिकल नहीं बोला जाता। आप कहोगे सर क्यों, ऐसी क्या दिक्कत है? तो एक्चुअल में क्या होता है बेटा, यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है, जो हर जगह पाया जाए। क्लियर? अरे अपने बोलते हैं ना यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में। ओके, यूनिवर्सल फंडामेंटल पार्टिकल सार्वत्रिक मौलिक कण। यूनिवर्सल सार्वत्रिक मतलब हर जगह। नॉर्मली हम देखते हैं बच्चा कहेगा सर हर जगह कैसे, अरे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहां पाए जाते हैं, एटम के अंदर, यानी जो हर एटम, हर परमाणु के अंदर पाए जाए वो क्या होगा, यूनिवर्सल फंडामेंटल पार्टिकल। और जो हर जगह हर एटम के अंदर नहीं पाए जाए उसको अपन यूनिवर्सल फंडामेंटल पार्टिकल बोल सकते हैं क्या, नहीं बच्चों। ओके, तो बच्चा कहेगा सर ऐसी कौन सी जगह, ऐसा कौन सा एटम है जहां पर न्यूट्रॉन नहीं पाया जाएगा। तो अपन ने बात की थी बेटा हाइड्रोजन एटम। अगर हाइड्रोजन परमाणु होता है बच्चों तो हमें पता है हाइड्रोजन परमाणु के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन क्या होता है, एक एक होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, 0। इस वजह से न्यूट्रॉन को यूनिवर्सल फंडामेंटल पार्टिकल यानी सार्वत्रिक मौलिक कण नहीं माना जाता। आ गया समझ में? बच्चा कहेगा सर अगर हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी तो 0 हो जाता है, वो तो डोनेट करने के बाद 0 होता है। लेकिन नेचुरली अगर हम बात करें, प्राकृतिक रूप से बात करें, तो ऐसा कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन का नंबर 0 हो। डोनेट वगैरह करने के बाद में भी हो सकता है, लेकिन प्राकृतिक रूप से बात करें, नेचुरली बात करें, तो जितने भी एटम होते हैं, एलिमेंट होते हैं, उनके अंदर कम से कम एक एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तो होगा ही होगा। मैंने कहा कम से कम, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं बेटा। आ गया समझ में? तो बात करें यूनिवर्सल फंडामेंटल पार्टिकल, क्या यूनिवर्सल कौन से होंगे, ये दोनों यूनिवर्सल बोले जाते हैं, लेकिन ये यूनिवर्सल फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है। बाकी फंडामेंटल पार्टिकल की बात करें, मौलिक कणों की बात करें, मूलभूत कणों की बात करें, वो तो तीनों ही होंगे, लेकिन यूनिवर्सल ऐड कर दे तो ये नहीं होगा। आ गया समझ में? क्लियर? एक बच्चों क्या करता है, इनके मास को कंपेयर करवाता है। कैसे? नॉर्मली जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन तीनों की मास की अगर अपन बात करें तो आपको याद है लास्ट लेक्चर में अपन ने कहा था इलेक्ट्रॉन जो होता है इसका मास क्या होता है बेटा, 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻28 ग्राम। याद है ना? अगर मैं बात करूं प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का मास कितना होता है, 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 ग्राम। क्लियर? अगर हम बात करें बच्चों न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन का मास अपन ने क्या लिखा था, 1.675 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 ग्राम। याद है ना? अगर मैं तीनों के मास को कंपेयर करूं, अगर मास का सीक्वेंस अगर देखें तो सबसे ज्यादा मास किसका होगा, आपको कंपेयर करना है बच्चों पहले 10 की पावर से। कैसे? देखो 10 की पावर -28, -24, -24, पहले कंपेयर किससे करना है, 10 की पावर से। क्यों? क्योंकि 10 की पावर में अगर 2 का भी अंतर आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है, तो सीधा 100 का डिफरेंस आ जाता है। बात को समझ रहे हो ना? तो क्या करना है बच्चों, 10 की पावर से पहले चेक करना है। अगर 10 की पावर इक्वल आए तो उसके साथ वाली संख्या डिजिट से कंपेयर करना है। कैसे? 10 टू पावर -24, -24, -28 पता चल रहा है। देखो -28, माइनस में 4 ज्यादा, माइनस में ज्यादा, एक्चुअल में कम। आ गया समझ में? इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का मास तो सबसे कम होगा। क्लियर? अब कंपेयर करें बच्चों किससे, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से। प्रोटॉन न्यूट्रॉन से अगर हम बात करें तो क्या कहेंगे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का
देखो 10 टू पावर -24, 10 टू पावर -24 ये तो इक्वल है। अब अगर ये इक्वल है तो साथ वाले डिजिट से कंपेयर करो। कैसे बच्चों, ये कितना है 1.67, आगे जीरो लगा सकते हैं 1.675, तो हमें पता है ये थोड़ा सा ज्यादा है या नहीं है, ज्यादा है बच्चों। और बात करें बच्चों प्रोटॉन की, तो ये प्रोटॉन इससे कम होगा। मैंने क्या कहा समझ में आ गया, क्लियर। तो कहने का मतलब क्या है, अगर हम तीनों को कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा किसका होगा बच्चों, न्यूट्रॉन का, और उससे कम प्रोटॉन का, उससे कम है इलेक्ट्रॉन का। तो अपन क्या कह सकते हैं, न्यूट्रॉन सबसे हैवी, सबसे भारी फंडामेंटल पार्टिकल है, सबसे भारी मौलिक कण है, जबकि इलेक्ट्रॉन सबसे लाइट फंडामेंटल पार्टिकल है, सबसे हल्का मौलिक कण है। बात समझ में आ गई, क्लियर, ठीक है। और क्या कह सकते हैं, एक स्टेटमेंट और आता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लिजिबल माना जाता है, नगण्य माना जाता है। बच्चा कहेगा सर क्यों, तो बच्चों देखो इसका रीजन क्या होता है, क्योंकि मैंने क्या कहा 10 टू पावर -24, 10 टू पावर -24, हमें पता अगर इनको इक्वल करना है, ये दोनों तो ऑलमोस्ट इक्वल है, अगर इसको इक्वल करना है तो मैं क्या करूंगा, अरे ऑलमोस्ट 10 टू पावर +4 से मल्टीप्लाई करूंगा, नहीं करूंगा, तब जाके 10 टू पावर -28 +4 यानी 10 टू पावर -24। क्या कहा समझ में आ गया। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के मास को ऑलमोस्ट अपन क्या करेंगे 10 टू पावर क्या +4 यानी 10,000 10,000 से गुणा करने पर क्या आएगा, ऑलमोस्ट इनके बराबर आ सकता है। इसका मतलब 10,000 से मल्टीप्लाई करने के बाद इनके बराबर आ सकता है, मतलब पहले क्या है, कम है बेटा। आ गया समझ में। तो क्या मानेंगे, इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल माना जाता है। क्यों माना जाता है, समझ में आ गया, क्लियर, ठीक है बेटा। एक आता है बच्चों किसी भी स्पीसीज का चार्ज, मैं यहाँ स्पीसीज बोल रहा हूँ, स्पीसीज का मतलब क्या है बच्चों, ये बार बार वर्ड यूज होगा, क्या स्पीसीज, स्पीसीज का मतलब क्या होता है बेटा, एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, या फिर आयन भी हो सकता है। क्या कहा, स्पीसीज का मतलब क्या, एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, या फिर आयन भी हो सकता है। किसी भी स्पीसीज का चार्ज होता है वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीजर मल्टीपल होता है। क्या कहा, किसी भी स्पीसीज का चार्ज क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है बच्चों, ठीक है। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो समझना इस बात को, इस पर एक फॉर्मूला भी दिया जाता है बेटा, क्या, Q इक्वल टू क्या होता है, N मल्टीप्लाई बाई E। मैंने क्या कहा, Q इक्वल टू N मल्टीप्लाई बाई E। यहाँ पे Q का मतलब क्या होगा, टोटल चार्ज, यानी जिस स्पीसीज की बात कर रहे हैं उसका टोटल चार्ज, यानी क्या कहेंगे, टोटल चार्ज ऑफ स्पीसीज, जिसके बारे में आप बात करें उसका टोटल चार्ज, क्लियर। N यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कहा, नंबर ऑफ एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं यहाँ पर एक्सचेंज बोल रहा हूं, मतलब डोनेट भी हो सकता है या फिर गेन भी हो सकता है बेटा, क्लियर, ठीक है। और इसकी बात करें, ये क्या, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। क्या कहा, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन यानी एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ओके। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो फॉर एग्जांपल समझना बच्चों, अपन ये लिखते हैं बेटा Na, मैंने सोडियम लिखा है, ओके। क्या लिखा अपन ने, सोडियम। सोडियम की अगर अपन बात करें तो हमें पता है सोडियम, अरे एटॉमिक नंबर कितना होता है पीरियोडिक टेबल में, ये तो ध्यान है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, ऐसे करते करते हमें पता है कितने नंबर पर आता है, ये 11 नंबर पर। अगर ये 11 नंबर पर है तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 11 होते हैं बेटा। प्रोटॉन भी कितने होते हैं, 11, और न्यूट्रॉन कितने होते हैं बेटा, 12 होते हैं, ठीक है। बच्चा कहेगा सर ये कैसे होते हैं, अभी अपन डिस्कस करेंगे इनका नंबर कैसे कैलकुलेट करना है। अभी तो मैं चार्ज के बारे में बता रहा हूं कि चार्ज कैसे आइडिया लगाना है, इसकी बात करें। अब हमें पता है इसका, अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें तो हमें पता है, सोडियम की बात करें, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे होता है बच्चों, फर्स्ट सेल में पहली कक्षा में कितने 2, दूसरे में कितने 8, तीसरे में कितना 1। इसका मतलब ये बताओ थर्ड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन स्टेबल है क्या, नहीं, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा। डोनेट करेगा मतलब एक इलेक्ट्रॉन अगर लॉस करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने से क्या चार्ज आएगा इस पर, Na+ चार्ज आएगा बच्चों। क्या कहा, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो चार्ज क्या आएगा, Na+ आएगा, ओके। तो कैसे बच्चों, इलेक्ट्रॉन पहले कितने थे 11, अब एक अगर लॉस कर दिया तो कितना बच गया बच्चों, 10 हो गए। क्यों, इसने लॉस क्यों किया, क्योंकि थर्ड सेल में एक इलेक्ट्रॉन स्टेबल है क्या, नहीं। इसके बाद 2 ऑप्शन है, या तो 7 इलेक्ट्रॉन गेन करिए या एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करिए। तो ज्यादा इजी कौन सा है, एक डोनेट करना, लॉस करना। एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो क्या 2 + 8 10 बच गए, लेकिन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कोई चेंजेस आएगा क्या, नहीं बच्चों। ये ऐसा कैसा, प्रोटॉन ऐसा कैसा, न्यूट्रॉन भी ऐसा कैसा। तो मेरा कहने का मतलब क्या है बच्चों, इस पर +1 चार्ज क्यों आ रहा है,
एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से। क्लियर, ठीक है। या फिर जैसे अपन एग्जांपल ले बेटा ऑक्सीजन का, हमें पता है एटॉमिक नंबर क्या होता है 8, तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा 8 हो जाएगा। प्रोटॉन कितना होता है 8, इसमें न्यूट्रॉन भी कितना होता है 8। ये बच्चों इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या, जैसे अपन ने कहा अपन डिटेल से डिस्कस करेंगे ये नंबर कैसे कैलकुलेट करना है बच्चों, ठीक है। पहले समझना इस बात को। अब हमें पता है इसका हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, तो देखो फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, सेकंड में कितने बच गए 6, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन है ही कितने 8 ही है। क्लियर। अब ये बताओ सेकंड सेल में अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसको स्टेबल करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, अष्टक पूरा करने के लिए या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या 2 गेन करेगा, लेकिन हमें पता है ज्यादा इजी कौन सा है 2 गेन करना, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, प्लस प्लस मतलब ऐड होगा यानी गेन करेगा। तो हमें पता है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने से चार्ज क्या आता है -2 आता है बच्चों। क्लियर, -2 चार्ज आ जाता है। तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 8 पहले से थे, अब कितने 10 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन कितने वही 8 और न्यूट्रॉन भी कितने 8। मेरा कहने का मतलब क्या है, सोडियम की अगर अपन बात करें बच्चों तो देखो इस पर चार्ज कितना आ रहा है +1 चार्ज, +1 चार्ज, +1 प्लस क्यों आया, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है। क्लियर, ठीक है बेटा। और हमें पता है +1 आया है, प्लस का मतलब लॉस करना, माइनस मतलब है गेन करना, और +1 है, प्लस का मतलब मैंने क्या कहा लॉस करना, इलेक्ट्रॉन त्यागना। माइनस कब आएगा जब गेन करेगा, यानी प्लस माइनस तो इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोई एटम है, कोई स्पीशीज है, वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रही है या गेन कर रही है। क्लियर, और प्लस माइनस के साथ जो नंबर होगा वो इस बात को एक्सप्लेन करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। ओके, जैसे यहाँ पर +1 चार्ज है मतलब 1 का लॉस हुआ है, यहाँ पर -2 चार्ज है मतलब क्या 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। बात समझ में आ गई। क्लियर, तो मेरा कहने का मतलब क्या है, कोई भी स्पीशीज होती है बेटा वो क्या होती है, उस पर जो भी चार्ज आएगा, कुछ भी चार्ज आए, चाहे कितना भी चार्ज आए, वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीजर मल्टीपल होगा, पूर्ण गुणज होगा बच्चों। ये नंबर हमेशा क्या होगा इंटीजर नंबर होगा। कैसा नंबर होगा इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर का मतलब क्या 1 2 3 ऐसे बच्चों, यानी डेसिमल में नहीं होगा, दशमलव में नहीं होगा। और इंटीजर नंबर में क्यों होगा, क्योंकि किसी भी स्पीशीज पर चार्ज आएगा वो या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से या इलेक्ट्रॉन गेन करने से आता है, यानी इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज से आता है, सीधी सी बात है। क्लियर, और हमें पता है इलेक्ट्रॉन का जो एक्सचेंज है वो क्या होगा। अरे कभी भी बच्चों ये बताओ डेसिमल में पॉसिबल है क्या कि किसी ने 1.5 गेन किए हैं 2.3 डोनेट किए, नहीं। इलेक्ट्रॉन का जो एक्सचेंज होगा, आदान प्रदान होगा, त्यागना ग्रहण करना जो भी होगा वो इंटीजर नंबर में होगा, या तो 1 इलेक्ट्रॉन का या 2 का या 3 का। तो किसी भी एलिमेंट पर स्पीशीज पर जो चार्ज आएगा वो क्या होगा इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीजर मल्टीपल ही होगा। जैसे यहाँ पर क्या किया 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो 1 इलेक्ट्रॉन के इक्वल पॉजिटिव चार्ज आ गया, बदले में इसने 2 गेन किए तो 2 इलेक्ट्रॉन के इक्वल चार्ज आएगा। समझ में आ गया। तो Q = N × E। E मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और N क्या है बच्चों, N मतलब कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है उसका क्या होगा बच्चों नंबर हो गया। समझ में आ गया कैसे किया, यस और नो। क्लियर, और यहां तक बात समझ में आई बच्चों कैसे करना है क्या करना है। अब हमें क्या बोले बच्चों, इस पर हमें क्वेश्चन कैसे बना के दे सकता है। हमें मान लो क्वेश्चन इस पर क्या पूछेगा, आपको कई सारे ऑप्शन दे दे कि किसी स्पीशीज के लिए कौन सा चार्ज पॉसिबल है। मैंने क्या बोला है, मेरा क्वेश्चन क्या है, कई सारे आपको ऑप्शन दे दे बेटा कि किसी स्पीशीज पर कौन सा चार्ज पॉसिबल होगा, यानी कौन सा चार्ज हो सकता है किसी स्पीशीज पर, वो आपको बताना है। तो इसमें कई सारे जैसे ऑप्शन दे दे बेटा, एक तो मैंने ये दे दिया 1.6 × 10⁻19 कूलम, दूसरा हमें ये दे दिया बेटा 3.2 × 10⁻19 कूलम, और मान लो थर्ड ऑप्शन मैंने ये दे दिया बेटा क्या, यानी 4.4 × 10⁻90 कूलम, और फिर क्या दे दिया एक ऑप्शन मैंने ये दे दिया बच्चों क्या 80 × 10⁻⁻ क्या हो गया बेटा 20 कूलम। बात समझ में आई कैसे किया। क्लियर, चलो बेटा इसमें बता सकते हो क्या कौन सा आंसर होगा, तो ज्यादा टिपिकल काम नहीं है बेटा, साइड में जो लिखा है उस पर थोड़ा दिमाग काम में लेना है और इस पर बताना है कौन सा चार्ज पॉसिबल होगा और कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं होगा। फटाफट ट्राई करो और आंसर सेंड करो मुझे।
चलो आंसर आए क्या? आर्यन फर्स्ट सेकंड, प्रज्ञा फर्स्ट सेकंड, दूरदृष्टि फर्स्ट सेकंड, विकास फर्स्ट सेकंड, निकिता 2 and फर्स्ट, अभिषेक फर्स्ट सेकंड। ओके, देखते हैं बच्चों किसका आंसर सही है, किसका आंसर गलत है। बच्चों मैंने क्या कहा था, थोड़ा सा दिमाग काम में लेना है बेटा, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। देखो इसमें अपन ने क्या बोला, अपन को कई सारे ऑप्शन हमें दिए गए, तो हमें ये बोला इनमें से कौन सा चार्ज पॉसिबल होगा, ठीक है, इसका मतलब कौन सा हो सकता है कौन सा नहीं हो सकता। ओके, देखते हैं बच्चों कैसे करना, क्या करना। सबसे पहले हमें पता है किसी भी स्पीशीज पर चार्ज कैसे आएगा, n मल्टीप्लाई बाई ई। अरे ई मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये तो बच्चों फिक्स है 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 कूलम। यस और नो? बच्चा कहेगा सर ये तो -1.6 होता है ना। बच्चों मैंने क्या कहा था, माइनस तो क्या करता है, इसकी नेचर को बताता है कि ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। क्लियर? एन क्या होगा, कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज किया उसकी वजह से चार्ज आएगा। कैसे बच्चों, देखो 1.6 इसका मतलब है एन की वैल्यू मैंने क्या कहा था 1 2 3 वगैरह ऐसे हो सकती है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे या गेन करे, कुछ भी करे, एक्सचेंज करे, एन की वैल्यू 1 हो तो हमें पता है 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 आ सकता है, नहीं आ सकता? आ सकता है, मतलब ये पॉसिबल है। क्लियर? अब बच्चों देखो n की अलग अलग वैल्यू हो सकती है। अगर n की वैल्यू 2 हो तो हमें पता है 3.2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 होगा, नहीं होगा? होगा बच्चों, इसका मतलब ये भी ठीक है। क्लियर? ठीक है। अब n की वैल्यू 3 करके देखते हैं बेटा, n की वैल्यू 3 करके देखे तो हमें पता है इससे मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, अरे 4.8 आएगा, नहीं आएगा? 4.8 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19, जबकि ये क्या दे रखा है 4.4। इसका मतलब है हमें पता है 3 से मल्टीप्लाई करने पर 4.8 आ रहा है, जबकि ये क्या दे रखा है 4.4। इसका मतलब 3 से मल्टीप्लाई ना करके ऑलमोस्ट 2.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके ऑलमोस्ट 4.4 आएगा, नहीं आएगा? लेकिन हमें पता है 2.8 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि हमें पता है डेसिमल में कभी भी इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा क्या? नहीं होगा बच्चों। तो ये पॉसिबल है क्या? नहीं बच्चों। क्लियर? ठीक है बेटा। अब बात करते हैं, देखो बच्चे कंफ्यूज कैसे होते हैं। सबसे पहले 10 की पावर को तो इक्वल कर लो बेटा। कैसे? मैंने जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए इसे 10⁻⁻ से क्या किया बेटा, इसे 10⁻⁻19 हमें दे दिया बेटा। क्लियर? अब मैंने क्या किया, अगर मैं 10 में क्या करूं बेटा, इसे मान लो क्या करें अपन 10⁻⁻20 है बेटा। अगर हमें 10 क्या करना हो -19 अगर इसे बनाना हो, मैंने क्या कहा 10 से अगर 19 बनाना हो तो बेटा क्या करेंगे, अरे इसको मैं 80 से क्या करूं बेटा 8.0 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं? यस और नो? अरे सीधी सी बात है, जानबूझ के मैंने इसे इस फॉर्म में लिखा है। कैसे? 10 की पावर को 1 बढ़ा दो बच्चों। मैंने क्या कहा 10⁻⁻20 से -19 माइनस में कम करना, एक्चुअल में बढ़ा दिया बेटा, ज्यादा कर दिया। इसको अगर 1 पावर क्या करूंगा कि बढ़ा दूंगा तो इसको कम कर दो बेटा। अरे बचपन में करते हैं ना, 10 से मल्टीप्लाई करो 10 से डिवाइड कर दो। 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -19, इसे डिवाइड करूंगा तो 8 होगा, नहीं होगा? होगा बच्चों। मैंने जानबूझ के कन्वर्ट करके ऐसे लिखा है। अब ये देखते हैं ऐसी कंडीशन पॉसिबल है या नहीं है। तो क्या करेंगे, अगर n की वैल्यू कितनी हो जाए बेटा 5 हो जाए, 5 हो जाए तो हमें पता है, देखो बेटा ये वैल्यू कितनी आएगी रे, हमें पता है 16 को 5 से करते कितना आता 80, लेकिन डेसिमल है तो क्या हो जाएगा 8.0 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19। ये भी पॉसिबल है या नहीं है? ये भी पॉसिबल है बेटा। मैंने क्या कहा समझ में आया? ये तो 11th के बच्चों के लिए मान लो ये ऑप्शन है। आपके लिए थोड़ा सा अगर थोड़ा कन्वर्ट करके दे दे, मॉडिफाइड करके दे दे तो कैसे ध्यान रखना, समझ में आ गया? क्लियर? कोई डाउट? तो ध्यान रखना बेटा, कौन कौन से पॉसिबल होंगे, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ, ये भी पॉसिबल होगा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने आंसर दिए थे बेटा। ध्यान रखना लास्ट वाला आंसर किसी ने नहीं दिया, सीधा 10⁻⁻19 करके ऑप्शन मैच हो जाए कोई जरूरी नहीं है। कैसे हुआ, समझ में आ गया? क्लियर? कोई डाउट? ठीक है बेटा। एक बच्चों देखो हमें क्या पूछेगा, एक हमें क्या पूछ सकता है बेटा, मास ऑफ मूवेबल पार्टिकल। मैंने क्या कहा, मास ऑफ, समझते जाना, मास ऑफ मूवेबल पार्टिकल। मास ऑफ मूवेबल पार्टिकल की अगर हम बात करें तो कैसे होता है बच्चों, क्या करना, यानी किसी गतिशील कण का द्रव्यमान। समझना बच्चों इस बात को, ये कॉन्सेप्ट कई जगह काम आएगा। क्या, किसी गतिशील कण का द्रव्यमान, किसी मूवेबल पार्टिकल का मास क्या होगा। बच्चा कहेगा सर ये कौन सा मास आ गया। तो बच्चों एक्चुअल में क्या होता है, कोई पार्टिकल रेस्ट पोजीशन में होता है, विराम अवस्था में होता है, एक तो होता है उस कंडीशन का मास, वो तो होता है रेस्ट मास, विराम द्रव्यमान।
बात समझ में आ गई? ठीक है। और कोई पार्टिकल क्या गतिशील अवस्था में होता है, मूवेबल फॉर्म में होता है, उस कंडीशन में उसका जो मास आता है वो क्या होता है, अलग होता है बच्चों। कैसे? अरे सिंपल सी बात है बच्चों, हम देख सकते हैं कैसे। जो वेट मशीन आती है, वेट मशीन पे हम क्या करते हैं, जब मास का मेजरमेंट करते हैं तो डांस करते हुए करते हैं क्या? नहीं, एक जगह फिक्स होते नहीं होते, एक जगह फिक्स रहते हैं। उस कंडीशन में हमारा जो मास आता है 50 kg, 70 kg, और कुछ बच्चे तो सेंचुरी मार जाते हैं, यानी 100, 120, 30 जो भी है। यानी कहने का मतलब क्या है, हम रेस्ट पोजीशन में मशीन पर जो फिक्स खड़े हैं बेटा वेट मशीन पर, वो क्या अपना रेस्ट मास है। क्लियर? और वही अपन क्या अगर मूवेबल फॉर्म में होंगे, गतिशील अवस्था में होंगे, तब क्या होगा, अपना मास से अलग आएगा। बात समझ में आ गई? क्लियर? तो वो जो मूवेबल कंडीशन में होता है, गतिशील अवस्था में होता है, उस मास की बात कर रहे हैं। जो रेस्ट मास है वो तो फिक्स होता ही होता है, लेकिन जो मूवेबल मास है वो स्पीड पर डिपेंड करेगा। स्पीड कितनी है उसके अकॉर्डिंग मास में चेंज हो सकता है। ओके, कैसे होगा? सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो m इक्वल टू क्या होता है बेटा, m नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसका क्या करना है, अंडर रूट करना है। मैंने क्या कहा, कॉन्सेप्ट क्या होता है, m इक्वल टू m नॉट अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का अंडर रूट। क्लियर? इसका मतलब क्या है, m नॉट क्या होता है, रेस्ट मास होता है। जिस पार्टिकल की बात करें उसका रेस्ट मास। क्लियर? यानी क्या लिखेंगे, ये तो क्या होता है, रेस्ट मास ऑफ पार्टिकल। क्लियर? क्या है बच्चों, ये रेस्ट मास ऑफ पार्टिकल। क्लियर? ठीक है। v यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल या स्पीड। जिस पार्टिकल की हम बात कर रहे हैं क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या है। क्लियर? और c यहाँ पर क्या है बच्चों, वेलोसिटी ऑफ लाइट। क्या कहा, वेलोसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश का वेग। ओके, इसकी वैल्यू कितनी होती है रे, 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अरे ये तो ध्यान है ना, चल के नहीं देगा, हमें खुद ध्यान होना चाहिए। क्लियर? ठीक है। और m कौन सा है बेटा, मूवेबल, यानी इस वाले मास की हम बात कर रहे हैं। तो मैंने क्या कहा, समझ में आया? रेस्ट पार्टिकल के मास को जो मूवेबल मास है बेटा उससे कंपेयर करने का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट होता है। क्लियर? अब अपना क्वेश्चन क्या था कि वेलोसिटी में चेंज होने पर नो डाउट मास में चेंज होगा। तो वेलोसिटी इंक्रीज होने पर मास इंक्रीज होगा, या वेलोसिटी डिक्रीज होने पर मास डिक्रीज होगा। क्या ऐसा बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल बेटा बोल सकते हैं। कैसे समझना बेटा इस बात को, सपोज करो v अगर इंक्रीज हो, सपोज करो वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो, देखते हैं मैथमेटिकली कैसे समझना है इस बात को। वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो तो हमें पता है v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की वैल्यू, अरे ये वैल्यू क्या होगी, मैं इसकी बात कर रहा हूं, v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो तो क्या होगा, v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की वैल्यू इंक्रीज होगी। अगर v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की वैल्यू इंक्रीज होगी तो 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये पूरी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। अरे सीधी सी बात है, एक बार इसको छोड़ दो बेटा 1 माइनस को। v स्क्वायर अगर इंक्रीज होगा, v की वैल्यू इंक्रीज होगी तो v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, अरे अपर साइड वाली वैल्यू इंक्रीज होने पर रेशियो ज्यादा आता नहीं आता, आता है बच्चों। v अगर इंक्रीज होगा तो v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की वैल्यू ज्यादा होगी, v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की वैल्यू ज्यादा होगी तो 1 में से ज्यादा माइनस करना पड़ेगा, यानी पूरी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। समझ में आ गया? और हमें पता है ये जो 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर है इस m के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्स है, इनवर्स है बेटा। देखो, अरे इनवर्स है या नहीं है, मैंने कहा इनवर्स का मतलब क्या, x प्रोपोर्शनल टू y, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हमेशा सेम सेम होगा। ये इंक्रीज तो ये इंक्रीज, ये डिक्रीज तो ये डिक्रीज। लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी x प्रोपोर्शनल टू 1 बाई वाई या x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। इनवर्स मतलब अपोजिट, अपोजिट मतलब हमेशा अपोजिट ही रहेगा। x इंक्रीज तो y डिक्रीज, y इंक्रीज तो x डिक्रीज। इनवर्स मतलब हमेशा अपोजिट। तो मैंने क्या कहा था, अगर v इंक्रीज होगा तो ये ओवरऑल ये वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। ओवरऑल ये वैल्यू अगर डिक्रीज होगी तो m क्या होगा बच्चों, इंक्रीज होगा। बात समझ में आ गई? तो क्या कहेंगे, अगर पार्टिकल की वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो उसका मास क्या होगा, इंक्रीज होगा बेटा। यस और नो, अरे होगा नहीं होगा। क्लियर? ठीक है बच्चों, इसका प्रैक्टिकली आप एग्जांपल देख सकते हो। कैसे बच्चों, एक सिंपल सी बात है बच्चों, देखो कैसे नॉर्मली हम बात करें, मान लो कोई व्हीकल है, कोई गाड़ी है बच्चों, गाड़ी से मान लो अपन क्या कर रहे हैं, 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या करें, इस वॉल को कोलिजन करें, टक्कर करें बेटा, तो क्या होगा, कोई खास ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वही गाड़ी है और वही ड्राइवर है, अपन क्या कर रहे हैं, अब 100 की स्पीड से आ रहे हैं तो क्या होगा बेटा, दीवार को साथ लेके जाएंगे नहीं जाएंगे,
आगे जाएंगे। गाड़ी वही थी, ड्राइवर वही था, लेकिन डिफरेंस किसका है? स्पीड का। तो बच्चा कहेगा सर इससे क्या फर्क पड़ेगा? तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग क्या कहेंगे? स्पीड ज्यादा होने से उसका मास ज्यादा हो गया। क्लियर? स्पीड वेलोसिटी ज्यादा होने से क्या होता है? मास बढ़ता है, और मास ज्यादा होने से दीवार पर गाड़ी के थ्रू लगने, व्हीकल के थ्रू लगने वाला फोर्स ज्यादा हो गया। आप कहोगे सर कैसे? तो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है? F इक्वल टू ma। यस और नो? बात समझ में आई क्या? स्पीड तो कांस्टेंट थी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मास अगर हमने क्या किया? एक्सीलरेट हो रहा है, स्पीड भी ज्यादा है तो मास भी ज्यादा होगा, तो लगने वाला फोर्स भी क्या होगा? ज्यादा होगा। इस वजह से पहले जहां पर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वॉल पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन अब स्पीड ज्यादा होने से क्या हो जाएगा? दीवार को साथ लेके जाएगा, नहीं जाएगा? जाएगा। बच्चों मैंने क्या कहा समझ में आ गया? क्लियर? तो मेरा कहने का मतलब क्या? वेलोसिटी इंक्रीज होने पर पार्टिकल का मास भी इंक्रीज होता है। क्लियर? ठीक है। और आपसे बोला जाए इफ अगर ऐसा हो किसी पार्टिकल की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के इक्वल हो जाए, तो देखते हैं बेटा क्या होगा? तो मास क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। मैंने क्या कहा? किसी पार्टिकल की वेलोसिटी अगर लाइट की वेलोसिटी के इक्वल हो तो क्या होगा बेटा? मास क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। बच्चा कहेगा सर कैसे? तो प्रैक्टिकली भी अपन इस बात को देख सकते हैं। कैसे बच्चों? v अगर c के बराबर है तो ये क्या हो जाएगा? v की जगह में c लिख दूं तो c स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर क्या हो गया? 1। क्लियर? और 1 माइनस 1 कितना हो गया? 0। इसको 0 से डिवाइड करूंगा, रेशियो क्या आएगा? इनफाइनाइट। मेरा कहने का मतलब क्या समझ में आ गया? और इनफाइनाइट एक्चुअल में कोई रियल वैल्यू है क्या? नहीं। इसका मतलब क्या होता है? किसी भी वैल्यू का अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अप्रोच करना। ठीक है, इसका मतलब है। और हमें पता है किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी से ज्यादा हो सकती है क्या? नहीं बच्चों। इसका मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी अगर लाइट की वेलोसिटी के इक्वल हो जाए, कहने का मतलब है इनडायरेक्टली मैं कहूं पार्टिकल की वेलोसिटी अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अप्रोच करे तो उसका मास भी मैक्सिमम हो जाएगा। मैक्सिमम मतलब इनफाइनाइट, यानी जितना हो सकता है उसके इक्वल हो जाएगा। समझ में आ गया? तो पार्टिकल की वेलोसिटी में चेंज हो तो मास में कैसे चेंज होगा? क्या होगा बेटा? समझ में आ गया? क्लियर? यस और नो? यहां तक बात ठीक है? चलो बेटा, एक बच्चों देखो एक चीज और पूछी जाती है जेईई में, तो एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, हमें भी ध्यान रखना है कि कैसे करना है, क्या करना है बच्चों। एक्चुअल में क्या दो चीजें पूछी जाती है क्या? कि कैथोड और एनोड रेज जो होती है, क्या कहा? कैथोड और एनोड रेज की जो वेलोसिटी होती है वो लाइट की वेलोसिटी के इक्वल होगी, कम होगी या ज्यादा होगी, कैसे कंपेयर करवाता है। ठीक है, तो समझना बच्चों एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्या होता है। दो चीजें होती है, एक तो होता है बेटा मैटर वेव, क्या होता है? मैटर वेव्स, द्रव्य तरंगे। ओके, एक होता है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्लियर? ठीक है, इसमें एक्चुअल में मतलब क्या होता है समझना इस बात को। दोनों का मतलब है तो वेव, वेव का मतलब क्या होता है? एनर्जी पार्टिकल का ग्रुप बच्चों। क्या कहा? ऊर्जा के कणों का एक समूह है जिनको रेज, वेव्स या रेडिएशन ये सब बोला जाता है। ओके ठीक है, तो क्या कहा? नॉर्मली क्या होता है, एक तो बोलते हैं बेटा मैटर वेव्स, एक बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसका मतलब क्या होता है? मैटर यानी हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? द्रव्य तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे। क्या कहा? द्रव्य तरंगे और विद्युत चुंबकीय तरंगे। मैटर द्रव्य, मास आ गया समझ में? यानी वो वेव है, वो तरंग है, वो क्या ऐसे कणों से मिलकर बनी है जिनका कुछ न कुछ मास है, जिनका कुछ न कुछ द्रव्यमान है, कितना भी हो चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो बेटा। ओके, तो क्या कहा? मैटर वेव ऐसी तरंगे जो ऐसे कणों से मिलकर बनी हो जिनका कुछ ना कुछ मास हो, यानी मास जीरो नहीं हो सकता। क्लियर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद्युत चुंबकीय तरंगे यानी ऐसे कणों से मिलकर बनी हो जिनका मास क्या हो? जीरो हो। ठीक है, मास क्या हो? जीरो हो। और ये ऐसे कणों से मिलकर बनी होगी जिनका मास जीरो नहीं होगा। जीरो नहीं होगा मतलब कुछ भी हो सकता है, चाहे 1 ग्राम 2 ग्राम 0.1 ग्राम ही क्यों ना हो, लेकिन होगा जरूर। आ गया समझ में? यानी ये ऐसे कणों से ऐसे पार्टिकल से मिलकर बनी जिसका मास नॉन जीरो हो, यानी जीरो तो नहीं होगा, और ये ऐसे पार्टिकल से जिनका मास क्या हो? जीरो हो। अब बच्चा कहेगा सर इससे क्या फर्क पड़ेगा? पहली बात तो इनके एग्जाम्पल कौन कौन होते हैं? जो मैटर वेव होती है वो आती है बेटा, इसमें कौन सी आती है? कैथोड और एनोड रेज जो हमने पढ़ी है बेटा। कौन कौन सी? कैथोड एंड एनोड रेज, वो इसमें आती है। क्लियर? अपने लास्ट लेक्चर में अपने बात की थी, ध्यान है ना? और इसमें जो आती है बेटा वो क्या होता है? सनलाइट। जैसे मान लो अपन बात करें सनलाइट की, वो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। क्लियर? सूर्य की किरणें। ओके, अब समझना बेटा इस बात को। तो क्या कहेंगे?
बच्चा कहेगा सर इससे फर्क क्या पड़ेगा? इससे फर्क ये पड़ेगा, हमें पता है ग्रेविटी का, गुरुत्वाकर्षण का। क्या? अरे जिस कण का कुछ ना कुछ मास होता है, हमें पता है बच्चों, उस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता नहीं लगता? अरे mg लगता नहीं लगता बच्चों? लगता है, ग्रेविटी फोर्स लगता है। इसका मतलब जिस पार्टिकल का कुछ ना कुछ मास हो उस पर ग्रेविटी फोर्स लगेगा। और ग्रेविटी का काम क्या है बच्चों? पार्टिकल की एनर्जी को डिक्रीज करना, कम करना। क्यों? जैसे एक्चुअल में प्रैक्टिकली हम देखते हैं ना, मैं किसी बॉल को ऊपर फेंकूं तो अपने क्या किया, हमने इसे एनर्जी दी है, हमने इसे एनर्जी दी है तो पूरी जिंदगी ऊपर जाएगी क्या? नहीं। हमें पता है हमने जो एनर्जी दी है वो क्या, उस एनर्जी की वजह से ये ऊपर मूव करेगी, ऊपर गति करेगी। लेकिन क्या, ग्रेविटी इसकी एनर्जी को धीरे धीरे कम करता जा रहा है। क्यों? ये ऊपर कब तक मूव करेगी? जब तक हमारे थ्रू दी गई एनर्जी ग्रेविटी से लगने वाले फोर्स से ज्यादा हो। जो ज्यादा होगा वो डोमिनेट करेगा। क्लियर? ये ऊपर कब तक मूव करेगी? जब तक हमारे थ्रू दी गई एनर्जी क्या हो, ग्रेविटी से लगने वाले फोर्स से ज्यादा है। तो ग्रेविटी इसकी एनर्जी को धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। एक पॉइंट ऐसा आएगा इसकी एनर्जी डिक्रीज होते होते ग्रेविटी के थ्रू लगने वाले फोर्स के बराबर हो जाएगी। उस पॉइंट पर ये मैक्सिमम हाइट को अप्रोच करेगा नहीं करेगा? अधिकतम ऊंचाई को ग्रहण करेगा नहीं करेगा? करेगा। तो कुछ सेकंड के लिए वहां रुकेगा। जस्ट अगले ही पॉइंट पर क्या, इसकी एनर्जी और कम हो जाएगी और ग्रेविटी के थ्रू, गुरुत्वाकर्षण के थ्रू लगने वाला फोर्स या एनर्जी क्या डोमिनेट करेगी, ज्यादा हो जाएगी। तो ये नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने क्या कहा समझ में आया? ठीक है, करता करता अर्थ पर जाके रेस्ट पोजीशन में आ जाएगा। मेरा कहने का मतलब क्या, ग्रेविटी का काम क्या, एनर्जी को डिक्रीज करना। और एनर्जी किसकी डिक्रीज करेगा? जिस पर ग्रेविटी का फोर्स लगे। ग्रेविटी का फोर्स किस पर लगेगा? जिसका कुछ ना कुछ मास हो। ठीक है, और यहाँ पर इसके रेस्ट मास क्या है? जीरो। हमें पता है रेस्ट मास अगर जीरो है, ये वेव ऐसे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है जिनका रेस्ट मास जीरो हो। रेस्ट मास जीरो हो तो कोई ग्रेविटी फोर्स लगेगा क्या? नहीं, कोई ग्रेविटी फोर्स लगता ही नहीं है। तो एनर्जी को कम करने वाला कोई फोर्स है क्या? नो, एनर्जी को कम करने वाला कोई फोर्स है ही नहीं। तो एनर्जी डिक्रीज होगी क्या? नहीं, एनर्जी डिक्रीज नहीं होगी। तो क्या होगा? अरे उसकी स्पीड में कोई कमी आएगी क्या? नहीं। अगर स्पीड में कोई कमी नहीं आएगी तो वो एक ही कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा नहीं करेगा? गति करेगा नहीं करेगा? करेगा। इसीलिए जो लाइट की स्पीड है बेटा वो कांस्टेंट मानी जाती है 3 × 10⁸ या मीटर पर सेकंड। क्या कहा समझ में आ गया? यस और नो? क्लियर? इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें बच्चों तो अपने क्या कहा, लाइट की स्पीड हमें पता है बच्चों। एक्चुअल में आज तक अपने ये सुना है कि लाइट की स्पीड ये है, लेकिन क्या, अरे उसका मास ये है। कभी सुना है क्या? कभी नहीं सुनोगे बेटा, आज तक नहीं सुना, न सुनोगे। क्यों? एक्चुअल में जो सनलाइट होती है वो कई सारे छोटे छोटे एनर्जी बंडल से मिलकर बनी है जिनको फोटोन कहते हैं। अपन डिटेल से पढ़ेंगे उनके बारे में। फोटोन क्या, ऐसा पार्टिकल है जिसका रेस्ट मास जीरो होता है, जिस पर ग्रेविटी का कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो लाइट पार्टिकल एक ही स्पीड से कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं, उनकी स्पीड कम नहीं होगी। लेकिन मैटर वेव जो होती है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ एनोड और कैथोड रेज है, वो क्या ऐसे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है जिनका रेस्ट मास जीरो होता है क्या? नहीं। आप कहोगे सर कैसे? तो हमें पता कैथोड रेज है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में इनका पता चला था। यस और नो? एनोड रेज क्या, प्रोटॉन की डिस्कवरी में इनका पता चला था। और हमें पता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की अगर हम बात करें तो इनका रेस्ट मास जीरो होता है क्या? कुछ ना कुछ मास जरूर होता है, कम हो चाहे ज्यादा हो, लेकिन होता जरूर है, होता जरूर है। तो इनका कुछ ना कुछ मास होगा तो इन पर ग्रेविटी का फोर्स भी लगेगा, और अगर ग्रेविटी का फोर्स लगेगा तो इनकी स्पीड कम होगी। तो मेरा क्वेश्चन क्या है, जेईई में जैसे पूछा गया, एनोड और कैथोड रेज, एनोड और कैथोड रेज की स्पीड लाइट की स्पीड से कम होती है। यस और नो? बिल्कुल कम होती है, क्योंकि इन पर ग्रेविटी फोर्स लगेगा, वो इनकी एनर्जी को कम करेगा, स्पीड को कम करेगा। बात समझ में आई क्या? ठीक है बेटा। और इन दोनों को भी अगर मैं कंपेयर करूं तो इन दोनों में भी ज्यादा स्पीड किसकी होगी, एनोड रेज की या कैथोड रेज की? कैथोड रेज की, क्योंकि एनोड रेज हमें पता है कैटायन प्रोटॉन का ग्रुप है, तो हमें पता है प्रोटॉन का मास तो इससे भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन से। यस और नो? इसका मास इस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है तो क्या होगा, इसकी जो मास ज्यादा है तो क्या होगा बच्चों, ग्रेविटी ज्यादा लगेगा, स्पीड और ज्यादा कम होगी। समझ में आ रहा है? सबसे ज्यादा जैसे लाइट की, फिर एनोड रेज, सबसे ज्यादा लाइट की, उससे कम कैथोड रेज, फिर एनोड रेज। अगर तीनों को मैं कंपेयर करूं तो समझ में आ गया कैसे क्या? यस और नो? क्लियर? तो ये अपने बात की है बच्चों, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये सब कैसे होते हैं, इन पे कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हमें पूछी जाए, कैसे हमें करना है, क्या करना है। समझ में आया यहाँ तक? यस और नो? यहां तक कोई डाउट बच्चों? क्लियर? चलो यहां तक तो समझ में आ गया ना?
चलो बेटा, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब अपन डिस्कस किया है कि एक एक बेसिक पॉइंट भी अपने डिस्कस किया है कैसे करना है, क्या करना है। ओके, उसके बाद बात करते हैं बच्चों स्पेसिफिक चार्ज। क्या कहा? स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज, इसे हिंदी में कहते हैं बेटा विशिष्ट आवेश। ओके, विशिष्ट आवेश, इसका सिंबल होता है Q/m या फिर E/m भी इसे लिखते हैं। क्या कहा? स्पेसिफिक चार्ज क्या? Q/m या E/m, यानी चार्ज अपॉन मास। नाम से पता चल रहा है बच्चों क्या स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है? किसी भी पार्टिकल के चार्ज और उसके मास का हम रेशियो लेंगे। मैंने क्या कहा? स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है बच्चों? कैसे कैलकुलेट करना है? जिस भी पार्टिकल का स्पेसिफिक चार्ज पूछे उसका चार्ज अपॉन उसी का मास, यानी चार्ज और मास का अगर हम रेशियो ले लेंगे उसे क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक चार्ज बोलेंगे। क्लियर? ठीक है बेटा, तो ये तो कॉमन सी बात है, चार्ज अपॉन मास। एक इसमें क्या बोला जाता है? अगर स्पीड में चेंजेस हो, वेलोसिटी में चेंज हो, तो स्पेसिफिक चार्ज में कोई फर्क पड़ेगा क्या? बिल्कुल बेटा फर्क पड़ेगा। जैसे हमने यहां कहा है बच्चों, स्पेसिफिक चार्ज के अकॉर्डिंग क्या कह सकते हैं? किसी पार्टिकल की वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो हमें पता है मास इंक्रीज होता नहीं होता। अरे अभी हमने डिस्कस किया, ध्यान है ना, मास इंक्रीज होगा। और स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है बेटा? Q/m। अगर m इंक्रीज हो गया, तो हमें पता है अपॉन वाली वैल्यू अगर इंक्रीज होती है तो हमें पता है रेशियो क्या आएगा? कम आएगा। तो मैं क्या कह सकता हूं? वेलोसिटी इंक्रीज होने पर स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है? डिक्रीज होता है। क्लियर? बात समझ में आ गई? चलो बेटा, अब अपना मेजर पॉइंट क्या डिस्कस करना? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के स्पेसिफिक चार्ज को डिस्कस करना बेटा। ओके, कैसे करना है? तो मैं क्या लिखूं? स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कहा? स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज क्या होगा? तो स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है बेटा? चार्ज अपॉन मास। किसकी बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19। बस जिस भी पार्टिकल का स्पेसिफिक चार्ज चाहिए उसका चार्ज और उसका मास। क्लियर? ठीक है बेटा, तो और हमें पता है इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻28 ग्राम। क्लियर? और इसका जब रेशियो लेते हैं बेटा तो ये आता है 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ कूलाम पर ग्राम। क्लियर? और ये डाटा सीधा आपसे पूछेगा इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज कितना होता है? इतना होता है। लेकिन ये आता कैसे, समझ में आया बच्चों? क्लियर? यस और नो? और यहां तक बात ठीक है बच्चों? चलो दूसरा हमें क्या पूछे? स्पेसिफिक चार्ज। क्या बोले? स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन के स्पेसिफिक चार्ज की बात करें बच्चों तो अपना वही कॉन्सेप्ट, जिसके स्पेसिफिक चार्ज की बात करा उसका चार्ज अपॉन उसका मास। किसकी बात करा? प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का चार्ज भी हमें पता है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलाम अपॉन मास। मास की बात करें बेटा तो मास कितना होता है प्रोटॉन का? 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 ग्राम। और इसको सोल्व करने पर ये आता है बेटा कितना? 9.5, यानी क्या आता है? 9.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁴ कूलाम पर ग्राम। ये क्या आता है? प्रोटॉन का स्पेसिफिक चार्ज आता है। क्या कहा? समझ में आ गया? क्लियर? अरे इसको कैसे सोल्व करते हैं तो कर लोगे ना, टाइम पास वाला काम है। अब अपन बात करें बच्चों क्या? न्यूट्रॉन की, तीसरे पार्टिकल की अगर अपन बात करें बच्चों तो क्या होता है? स्पेसिफिक चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन। क्या कहा? न्यूट्रॉन के स्पेसिफिक चार्ज की बात करें तो अपना वही तरीका, स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है? किसी भी पार्टिकल का चार्ज अपॉन मास। क्लियर? न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन के लिए लिखे तो चार्ज कितना होता है? 0। और मास कितना होता है? 1.675 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻24 ग्राम। और 0 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता है बच्चों रिजल्ट क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो क्या कहेंगे? स्पेसिफिक चार्ज के रेस्पेक्ट में बात करें तो क्या होगा? न्यूट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है? 0 होता है। लेकिन कैसे होता है, क्या होता है, समझ में आ गया? क्लियर? तो ये तो अपने बात के तीनों के स्पेसिफिक चार्ज के बारे में। इसका मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, डायरेक्टली ऑप्शन देके बोले इनके स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू कितनी होती है? इतनी होती है बच्चों। ओके, चलो बेटा, तो ये अपने बात के तीनों के स्पेसिफिक चार्ज की। अब जो स्पेसिफिक चार्ज से रिलेटेड सबसे अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों वो क्या होता है? एनोड और कैथोड रेज के रेस्पेक्ट में पूछा जाता है। क्या कहा? एनोड रेज का स्पेसिफिक चार्ज क्या होगा और कैथोड रेज का स्पेसिफिक चार्ज क्या होगा? कैसे करना है, क्या करना है बच्चों, समझते हैं। देखो बच्चों कैसे करेंगे, समझना इस बात को। स्पेसिफिक चार्ज की बात करें, दो चीजें, एक तो क्या बोलेगा तुम्हें एनोड रेज के रेस्पेक्ट में, एक बोलेगा कैथोड रेज के रेस्पेक्ट में। ओके, क्या कहा? एनोड रेज
एक क्या बोलेगा बेटा, कैथोड रेज और एनोड रेज दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो कैसे करना है, समझना इस बात को। क्वेश्चन क्या बनेगा कि दोनों में से किसका स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और किसका वेरिएबल होता है। क्लियर, कांस्टेंट या वेरिएबल का मतलब क्या है, कैथोड और एनोड रेज को डिस्कवर कब किया था, आपको याद है ना, जे थॉमसन और गोल्डस्टीन ने एक्सपेरिमेंट किया था। दोनों एक्सपेरिमेंट में कॉमन बात क्या थी, एक ट्यूब लेते हैं, ग्लास की ट्यूब लेते हैं बेटा, उसमें गैस फिल करके इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोवाइड करवाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करवाते हैं। उससे क्या होता है, यानी गैसेज एटम है आयनाइज होते हैं, तो उससे कैथोड और एनोड रेज का फॉर्मेशन होता है। लास्ट लेक्चर में अपने डिस्कस किया था, याद है ना। क्लियर, तो मेरा कहने का मतलब क्या है, जो कैथोड रेज का स्पेसिफिक चार्ज होता है बेटा, वो ध्यान रखना, वो तो क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। क्या कहा, स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक होने का मतलब क्या है, यानी क्या होगा बेटा, कांस्टेंट होगा बेटा। कहने का मतलब क्या है बेटा, ये तो कांस्टेंट होगा, यानी कांस्टेंट होगा। सिंपल वे में समझो कि जो कैथोड रेज का जो क्या होगा, स्पेसिफिक चार्ज होगा, वो क्या कांस्टेंट होगा। यानी कांस्टेंट होने का मतलब क्या, इसमें कोई सी भी गैस आप फील कर दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सभी के लिए सेम ही रहेगा। ओके, जबकि ये क्या होगा, एनोड रेज की बात करें तो ये क्या होता है बेटा, वेरिएबल होता है, यानी परिवर्तनशील होगा। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो समझना, पहली बात तो अपने जो डिस्चार्जिंग ट्यूब ली थी बेटा, इसमें आपको ध्यान है, अपने दो प्लेट बनाई थी, इसको कैथोड और इसको एनोड बोला था अपने, याद है ना। ठीक है, इसमें अपने गैस फिल की थी और अपने बैटरी की हेल्प से कनेक्ट किया था, तो समझना इस बात को। तो अपने क्या किया, इसके अंदर जो गैस फिल की गई है, वो जब नेगेटिव चार्ज पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करती है, इनको अपने क्या बोला था, कैथोड रेज बोला था। यस और नो, मैंने क्या कहा, अरे कैथोड रेज क्या होता है, जो गैसेस एटम होते हैं वो इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन करते हैं, तो कई सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ क्या सामने वाली प्लेट की तरफ मूव करते हैं, जिनको अपने बोला था कैथोड रेज, याद है ना। तो कहने का मतलब क्या है, सिंपल वे में मैं कहूं तो क्या कह सकता हूं, कैथोड रेज क्या होती है, इलेक्ट्रॉन का ही तो ग्रुप होती है बेटा। यस और नो, इलेक्ट्रॉन का ग्रुप होती है। तो मैं क्या करूंगा, अगर ट्यूब के अंदर मान लो कोई गैस ए है, ए मैंने फील की, तो हमें पता वो आयनाइज होकर इलेक्ट्रॉन बनाएगी। अब ए की जगह मैंने गैस बी फील की है, बी भी आयनित होकर इलेक्ट्रॉन बनाएगी बेटा। और क्या होगा, गैस सी फील की है, तो क्या होगा, तीसरी गैस अगर गैस को चेंज कर दिया तो भी क्या होगा, वो भी आयनाइज होकर इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन करेगी नहीं करेगी। और हमें पता है कैथोड रेज क्या होती है, इलेक्ट्रॉन का ही तो ग्रुप होती है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, गैस ए है, गैस बी है या गैस सी है, तीनों से बनने वाले इलेक्ट्रॉन सेम होंगे या डिफरेंट होंगे, सेम ही होंगे। अरे इलेक्ट्रॉन तो सभी के लिए क्या होता है, सेम ही तो होता है, तभी तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं वो डोनेट कर देता है, और कम होते हैं वो गेन कर लेता है। यस और नो होता है बेटा। अरे ब्लड ग्रुप कितना है बेटा, ब्लड ग्रुप सेम होता है तभी तो कोई डोनेट करता है और गेन करता है, डिफरेंट होते हैं तो डोनेट या गेन करने वाला होता है क्या, नहीं बच्चों। बात समझ में आ रही है मैं क्या कर रहा हूं, तो क्या कहेंगे बच्चों, ए बी सी, अगर मैं अलग अलग गैसेज इसमें फील करूं तो सभी से बनने वाले इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, सेम होंगे। क्लियर, इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तो इलेक्ट्रॉन का जो ग्रुप होता है उसी को तो अपन ने बोला था कैथोड रेज। तो मैं क्या कहूंगा, अगर मैं गैस चेंज करूं, ए की जगह बी फील कर दूं, बी की जगह सी फील कर दूं, तो ये बताओ कैथोड रेज में चेंजेस होगा क्या, नहीं, क्योंकि कैथोड रेज क्या होती है, यानी इलेक्ट्रॉन का ग्रुप होती है। और इलेक्ट्रॉन तो सभी एटम के लिए इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सेम होते हैं, चाहे कोई सी भी गैस हो, ये गैस की नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। समझ में आ गया, क्लियर। लेकिन अगर मैं गैस चेंज करूं तो देखते हैं एनोड रेज में चेंज होता है या नहीं होता। कैसे बच्चों, हमें पता है, देखो एनोड रेज एक्चुअल में क्या थी कि कोई गैसेज एटम है, गैस के परमाणु है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद कैटायन बनाते हैं। तो जैसे मान लो कई सारे कैटायन बन गए और ये जो कैटायन है सामने वाली प्लेट की तरफ जाते हैं, इन्हीं को तो अपन ने क्या बोला था बच्चों, एनोड रेज बोला था। यस और नो, एनोड रेज, इसका मतलब मैं क्या कहूंगा, एनोड रेज क्या होती है, गैसेज एटम इलेक्ट्रॉन का लॉस करने के बाद, इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद जो कैटायन बनते हैं, धनायन बनते हैं, उनके ग्रुप को, इनके समूह को अपन ने क्या बोला था, एनोड रेज बोला था। आ गया समझ में। और ये बताओ, हर गैस से बनने वाले कैटायन पॉजिटिव, अरे धनायन समान होंगे क्या, नहीं, गैस ए है उससे क्या बनेगा, ए प्लस, गैस बी है उससे क्या बनेगा, बी प्लस, सी
है उससे बनेगा C+। इसका मतलब है अलग अलग टाइप की गैसेस के लिए बनने वाले कैटायन क्या होते हैं, अलग अलग होंगे, तो उससे बनने वाली एनोड रेज भी अलग अलग होगी। इसका मतलब ये बताओ एनोड रेज का स्पेसिफिक चार्ज गैस की नेचर पे डिपेंड करेगा नहीं करेगा? डिपेंड करने का मतलब क्या है, गैस चेंज होगी तो क्या होगा, हमें पता है एनोड रेज भी अलग टाइप की बनेगी। समझ में आ गया? क्लियर? अरे डिपेंड करने का मतलब क्या, गैस में चेंज तो इसकी वैल्यू में चेंज। आ गया समझ में? और ये क्या कर रहा है, डिपेंड नहीं करता। कैसे? अगर गैस चेंज कर रहे हैं तो भी बनने वाले इलेक्ट्रॉन तो सभी के लिए सेम है, तो गैस में चेंज हो रहा है, अलग अलग टाइप की गैस फील कर रहे हैं, उसके बाद भी बनने वाली कैथोड रेज तो सभी के लिए क्या होगी, सेम ही होगी। मैंने क्या कहा समझ में आ गया? क्लियर? तो अब मेरा बच्चों देखो स्टेटमेंट क्या है, अब इसको फ्लो में सुनना। द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ कैथोड रेज इज ए कांस्टेंट, बात समझ में आ गई, एंड स्पेसिफिक चार्ज ऑफ एनोड रेज इज ए वेरिएबल। कैथोड रेज का, कैथोड किरणों का विशिष्ट आवेश क्या होता है, नियत होता है, जबकि एनोड किरणों का विशिष्ट आवेश क्या होता है, परिवर्तनशील होता है। क्यों होता है, बात समझ में आ गई? क्लियर? इसका रीजन क्या है, बिकॉज क्या कहेंगे, ये देखो ये कांस्टेंट होना, ये वेरिएबल होना, इसका रीजन क्या है, बिकॉज स्पेसिफिक चार्ज ऑफ कैथोड रेज डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस। गैस की नेचर पे डिपेंड नहीं करता, चाहे गैस ए फील करो, चाहे बी करो, चाहे सी करो, ये सभी के लिए क्या होगा, सेम होगा। बट स्पेसिफिक चार्ज ऑफ एनोड रेज डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस फील्ड इन डिस्चार्जिंग ट्यूब। डिस्चार्जिंग ट्यूब में, विसर्जन नलिका में जो गैस भरी गई है उसकी नेचर पर, उसकी प्रकृति पर निर्भर करेगा। गैस अगर चेंज हो रही है तो क्या होगा, उससे बनने वाली एनोड रेज भी अलग होगी। समझ में आ गया? क्लियर? यस और नो? तो ये ध्यान रखना, कैथोड रेज की बात करें तो ये गैस की प्रकृति पर, गैस की नेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। एनोड रेज का स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, गैस की प्रकृति पर, गैस की नेचर पर डिपेंड करता है। समझ में आ गया? यस और नो? तो ये अपने बात की बच्चों, स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, कैसे होता है। यहां तक बात समझ में आई क्या? क्लियर? को डाउट? ठीक है बेटा, चलो बेटा, तो ये अपने बात की स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है। स्पेसिफिक चार्ज के लिए हमें जो लास्ट में मैंने बोला है एनोड और कैथोड रेज के लिए, वो हमें ट्रू एंड फॉल्स की फॉर्म में बहुत ज्यादा पूछता है, क्या होगा, कैसे होगा। या तो सीधा डाटा देगा एनोड रेज, कैथोड रेज, इसके लिए स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स बताओ, या फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनका स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, कैसे होता है। क्लियर? चलो बेटा, अब बात करते हैं। तो ये हमने बात की इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और स्पेसिफिक चार्ज, सीक्वेंस से चलते जा रहे हैं बच्चों अपन। ठीक है, अब बात करते हैं एटॉमिक नंबर। क्या कहा, एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा, Z। हिंदी में क्या कहते हैं इसे, परमाणु क्रमांक। एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक, इसका सिंबल क्या होता है, Z। जहां भी Z लिखा है समझ जाना एटॉमिक नंबर की बात कर रहा है। ठीक है बच्चों, देखो इसका मीनिंग क्या होता है, एटॉमिक नंबर, एटम का नंबर, परमाणु क्रमांक, परमाणु का क्रमांक। जैसे आप देखते हो एग्जाम का आपका एडमिट कार्ड आता है बेटा, उसमें लिखा था ना परीक्षा क्रमांक, रोल नंबर। मेरा कहने का मतलब क्या है बच्चों, जैसे क्लास में हर बच्चे का एक रोल नंबर फिक्स होता है, रोल नंबर 1 2 3 4 5, वैसे ही जो पीरियडिक टेबल होती है, आवर्त सारणी होती है, उसमें हर एलिमेंट को, हर तत्व को एक नंबर दिया गया है। जैसे अपन बोलते हैं ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, ये सभी सीक्वेंस पे क्यों बोलते हैं, फिक्स है बेटा इनका नंबर। हाइड्रोजन एक नंबर पे, एक नंबर पे, तो एक नंबर पे, कार्बन को 6 नंबर है तो उसका एटॉमिक नंबर 6 है, ऑक्सीजन का 8 है, 8 है। बात समझ में आई? तो मेरा कहने का मतलब क्या है, जैसे क्लास में हर बच्चे का एक रोल नंबर फिक्स होता है, सीक्वेंस में होता है, क्रम में होता है, वैसे ही आवर्त सारणी, पीरियडिक टेबल में हर एलिमेंट का, हर तत्व का एक नंबर फिक्स होता है, जिसे बोला जाता है उसका एटॉमिक नंबर, उस एटम का नंबर। क्लियर? अब बच्चे के दिमाग में, सर हमें पता है क्लास में जो रोल नंबर फिक्स करने का जो मान लो बेसिस होता है, आधार होता है, वो तो क्या होता है, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग करते नहीं करते, ABCD के अकॉर्डिंग करते हैं बेटा। तो ऐसी क्या वही बात है, मतलब ऐसी क्या वैल्यू है जिसको फिक्स करके अपन किसी एटम का नंबर फिक्स करते हैं। तो बच्चों देखो,
वो वैल्यू क्या होती है, प्रोटॉन का नंबर। मैंने क्या कहा, प्रोटॉन का नंबर। तो किसी भी एलिमेंट या एटम का जो एटॉमिक नंबर अगर कैलकुलेट करना हो तो किसकी हेल्प से करते हैं, प्रोटॉन का नंबर, ठीक है, यानी प्रोटॉन के नंबर की हेल्प से। इसमें जितने प्रोटॉन होंगे उसका एटॉमिक नंबर उतना ही होगा। ओके, आप कहोगे सर कैसे, तो नॉर्मली अपन बात करें जैसे हाइड्रोजन की बात करी, हमें पता है इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1, प्रोटॉन कितना होता है 1, न्यूट्रॉन कितना होता है 0, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा बच्चों, प्रोटॉन के नंबर के बराबर। प्रोटॉन कितना है 1, तो एटॉमिक नंबर 1, काम खत्म, क्लियर, ठीक है। अपन बात करें बेटा कार्बन, कार्बन की बात करें, इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6, प्रोटॉन कितने होते हैं 6, न्यूट्रॉन कितने होते हैं 6, इन दोनों से हमें मतलब नहीं है, ये कितना है 6, तो इसका एटॉमिक नंबर भी 6 होता है। अब बच्चे के दिमाग में आया कि सर 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 ये बताइए सर, आपने कहा था ये मान लो कोई एटम है, परमाणु है, जिसमें 3 पार्टिकल होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन बाहर रिवॉल्विंग करते हैं। ओके, तो सर जब तीनों पार्टिकल एटम के अंदर ही होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी, प्रोटॉन भी, न्यूट्रॉन भी, तो एटॉमिक नंबर को डिसाइड करने में ओनली प्रोटॉन का ही यूज क्यों किया, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में ऐसी क्या कमी है कि इनका यूज नहीं करते। अरे दिमाग में तो आना चाहिए। एक्चुअल में इसका रीजन क्या, हर चीज का कोई कोई रीजन जरूर होता है बेटा। एक्चुअल में कैसे देखो, इलेक्ट्रॉन की क्या दिक्कत है, हमें पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन का तो बार बार एक्सचेंज हो सकता नहीं हो सकता, अरे आदान प्रदान हो सकता नहीं हो सकता, हो सकता है। जैसे अभी हमने बात की थी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में वैसे तो इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, न्यूट्रल में, उदासीन में 8 होते हैं, 8 होते हैं, लेकिन अपना ऑक्टेट अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता नहीं करता, तो पहले उसमें 8 थे, 2 गेन करने के बाद 10 हो जाते हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को बेस मानते, आधार मानते, तो पहले ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता, फिर 10 हो जाता, यस और नो। अगर बात करूं सोडियम, न्यूट्रल कंडीशन में, उदासीन अवस्था में सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा 11, अपना स्टेबिलिटी के लिए 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो कितने बच गए 10, पहले एटॉमिक नंबर 11 होता, फिर 10 होता, बार बार चेंज होता नहीं होता, बार बार चेंज होता, लेकिन हमें पता है एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो फिक्स हो। जैसे मैंने कहा हाइड्रोजन के लिए 50 साल पहले हम भी एटॉमिक नंबर 1 पढ़ते थे, आप भी आज 1 ही पढ़ते हो, कार्बन के लिए हम भी 50 साल पहले 6 ही पढ़ते थे, आप भी 6 ही पढ़ते हो। तो कहने का मतलब है अगर इलेक्ट्रॉन की बेसिस पे अगर फिक्स करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का तो एक्सचेंज हो सकता है, आदान प्रदान हो सकता है, तो ये खुद ही फिक्स नहीं है, तो इसकी वजह से किसी दूसरे को फिक्स कर सकते हैं क्या, नहीं, क्लियर, ठीक है। अब बात करते हैं सर न्यूट्रॉन में क्या दिक्कत है। न्यूट्रॉन में दिक्कत ये है बच्चों, एक्चुअल में क्या होता है, एक आइसोटोप नाम आएगा, समस्थानिक आएगा, तो एक ही एलिमेंट की बात करें, एक एलिमेंट के अलग अलग जो आइसोटोप होते हैं, यानी एक ही तत्व के अलग अलग समस्थानिक होते हैं, उनमें न्यूट्रॉन का नंबर भी अलग अलग होता है। कैसे, जैसे अभी अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में आइसोटोप के बारे में क्या होता है। मैं बात करूं बेटा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की बात करें, इसके 3 आइसोटोप अपन पढ़ेंगे, 1h1, 1h2, 1h3, क्लियर। इसमें न्यूट्रॉन की बात करूं बेटा तो क्या होगा, इनमें अगर अपन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का नंबर देखें तो इलेक्ट्रॉन 111 होता है, प्रोटॉन 111 होता है, न्यूट्रॉन 012 होता है। बच्चा कहेगा सर मुझे कैसे पता चलेगा, टेंशन मत लो, इनका नंबर कैलकुलेट करना अपन सीखेंगे 1 by 1, एक एक चीज पढ़ेंगे। ओके, तो मेरा कहने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को तो यूज कर ही नहीं सकते, बात खत्म, क्योंकि ये तो एक्सचेंज हो सकता है, आदान प्रदान हो सकता है। न्यूट्रॉन पे आ जाए तो देखो एलिमेंट तो वही है, तत्व तो वही है, हाइड्रोजन 1h1, 1h2, 1h3, और इसके देखो एक ही जो एलिमेंट है, एक ही तत्व है, इसके जो अलग अलग फॉर्म है उसमें खुद में ही न्यूट्रॉन का नंबर फिक्स नहीं है, न्यूट्रॉन का नंबर सेम नहीं है, तो ये बताओ, अरे इसका खुद का नंबर सेम नहीं है, फिक्स नहीं है, तो इसकी वजह से एटॉमिक नंबर को फिक्स कर सकते हैं क्या, नहीं बच्चों, क्लियर। लेकिन प्रोटॉन की बात करें बच्चों, ये ध्यान रखना, ये हमेशा फिक्स होगा। ये फिक्स कैसे होगा, अगर वही बात है, चाहे न तो इसका एक्सचेंज हो सकता है, नहीं क्या हो जाएगा आइसोटोप होगा तो भी इसका नंबर सेम ही होता है। तो प्रोटॉन को फिक्स मानकर क्या करते हैं, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक को डिसाइड करते हैं। ओके, अब बच्चे के दिमाग में है कि सर आपने एक बात कही थी क्या लास्ट लेक्चर में, कि जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है, नाभिकीय अभिक्रिया होती है, इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन का एक दूसरे में कन्वर्जन होता है, परिवर्तन होता है, यस और नो। तो सर प्रोटॉन न्यूट्रॉन में या फिर न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब सर प्रोटॉन का नंबर भी चेंज हो सकता है, जबकि आपने कहा ये हमेशा फिक्स होता है। बिल्कुल बेटा आपकी बात सही है, प्रोटॉन अगर न्यूट्रॉन में या न्यूट्रॉन अगर प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा, चेंज होगा, तो क्या होगा बच्चों, एक्चुअल में अगर प्रोटॉन का नंबर चेंज हो जाएगा तो एलिमेंट भी चेंज हो जाएगा, तत्व भी परिवर्तित हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपसे बोला जाए बच्चों, कैसे, अगर मान लो
कार्बन की मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल किसी वजह से मान लो कार्बन नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो गया, समझना बेटा मैंने क्या कहा, कार्बन नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो गया, ये इसका जेड होता है, पहले जेड कितना है 6, अब मान लो ये भी इसका जेड है, जेड कितना है 7, तो परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर पहले 6 था, अब 7 चेंज हो गया, एटॉमिक नंबर में चेंज हो गया तो एलिमेंट भी चेंज हो जाएगा, 6 था तो कार्बन ही था, अगर एटॉमिक नंबर 6 से 7 हो गया अब वो कार्बन नहीं रहेगा, जो 7 नंबर पे आता है नाइट्रोजन वो हो जाएगा, समझ में आ गया, क्लियर। तो ध्यान रखना, नो डाउट प्रोटॉन के नंबर में चेंज हो सकता है न्यूक्लियर रिएक्शंस के अकॉर्डिंग, लेकिन प्रोटॉन के नंबर में चेंज अगर हुआ तो क्या हो जाएगा, एलिमेंट भी चेंज हो जाएगा, अब वो पहले वाला एलिमेंट नहीं रहेगा, समझ में आया बच्चों, क्लियर। तो जो एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु क्रमांक होता है, उसको डिसाइड करने का तरीका क्या होता है, समझ में आ गया। क्या करेंगे, प्रोटॉन के नंबर के बराबर जो न्यूक्लियस है नाभिक है उसके अंदर कितने प्रोटॉन होते हैं, उस क्या होगा, उसका नंबर उसके एटॉमिक नंबर के बराबर होगा, क्लियर। अब बच्चों बात करते हैं, ध्यान रखना, क्या कहेंगे, दो अलग अलग एलिमेंट का क्या होगा बच्चों, एटॉमिक नंबर क्या हो सकता है, अरे सेम हो सकता है क्या, नहीं, अरे दो अलग अलग स्टूडेंट का रोल नंबर सेम हो सकता है क्या, नहीं, एक रोल नंबर पे अलग स्टूडेंट होगा, 2 नंबर पे अलग होगा, वैसे ही दो अलग अलग एलिमेंट का एटॉमिक नंबर भी अलग अलग होगा, क्लियर। और एटॉमिक नंबर को क्या कह सकते हैं, न्यूक्लियर चार्ज भी बोलते हैं, मैंने क्या कहा, परमाणु क्रमांक को नाभिकीय आवेश भी कह सकते हैं, कैसे बच्चों, एक्चुअल में अपने क्या कहा, ये एटम होता है, इसका सेंट्रल पार्ट क्या है, न्यूक्लियस है, नाभिक है। अब हमें पता है न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मैं चार्ज की बात कर रहा हूं, आवेश की बात कर रहा हूं, न्यूट्रॉन तो खुद ही कैसा है, न्यूट्रल पार्टिकल है, तो चार्ज में इसका कोई रोल है क्या, इसका कोई रोल नहीं है, इसका मतलब है चार्ज में ओनली किसका रोल होगा, प्रोटॉन का। प्रोटॉन कैसा पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, धनावेशित कण, इसका मतलब जितने ज्यादा प्रोटॉन होंगे न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज उतना ही ज्यादा होगा, इसी वजह से तो न्यूक्लियस को प्लस के साइन के साथ लिखा जाता है, समझ में आ गया। तो क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर को न्यूक्लियर चार्ज भी बोल देते हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर अगर 10 है तो 10 प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर 20 तो 20 प्रोटॉन, कहने का मतलब है जितना एटॉमिक नंबर उतने ही प्रोटॉन का नंबर, जितने प्रोटॉन का नंबर न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज उतना ही ज्यादा, समझ में आ गया, क्लियर, ठीक है बेटा। और ये जो एटॉमिक नंबर है इसकी डिस्कवरी बेटा मोजले नाम के साइंटिस्ट ने की थी, नाम से साइंटिस्ट लगते नहीं लेकिन साइंटिस्ट थे बेटा, ओके, किसने की, मोजले साइंटिस्ट ने की थी। कैसे की थी बेटा, इस बात को अगर समझे तो इन्होंने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था बेटा, कैसे, इन्होंने क्या किया, मान लो जैसे एक्सरे पास कर रहे हैं, कोई मेटल की लेयर इन्होंने ली, क्या कहा, एक मेटल की लेयर ली बेटा, इससे इन्होंने एक्सरे पास की, ठीक है, ये मान लो एक्सरे पास कर रहे हैं, ये एक्सरे है। अब इन्होंने क्या देखा, ये थिन मेटल लेयर, थिन मेटल लेयर यानी पतली धातु की कोई परत है, तो इन्होंने क्या देखा, यानी यहां से जो एक्सरे पास कर रहे हैं तो इन्होंने क्या कहा, अलग अलग मेटल का इन्होंने यूज किया, बार बार चेंज करते गए, यानी या तो कोई जैसे मेटल मान लो, वही बात है एल्यूमिनियम होगी, फिर मान लो अलग अलग मेटल, जिंक की मेटल लेयर होगी, अलग अलग मेटल इन्होंने यूज की। तो इन्होंने क्या देखा, जब सेम फ्रीक्वेंसी की, सेम वैल्यू की एक्सरे पास करते हैं तो अलग अलग मेटल की लेयर यूज करने पर इससे पास होने वाली जो एक्सरे है उसकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग आती है। मैंने क्या कहा, फिर सुनना, इनका एक्सपेरिमेंट क्या था, यहां से जो एक्सरे जा रही है वो तो सभी की वैल्यू सेम है, सभी मेटल्स में जाने वाली एक्सरे की वैल्यू ये तो यहां से तो क्या सेम है, क्लियर, लेकिन बीच में अलग अलग लेयर यूज करने पर इस लेयर से पास होने के बाद जो जाने वाली जो एक्सरे होती है, यहाँ पर जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, डिफरेंट आती है, सभी के लिए अलग अलग आती है, क्लियर। फिर सुन लेना, इस बात को बोल रहा हूँ, क्या स्टार्टिंग में जो एक्सरे यूज करते हैं, जितने पास कर रहे हैं, गुजार रहे हैं, वो तो सभी के लिए सेम है, क्लियर, ठीक है। और क्या बीच में जो मेटल की लेयर है, धातु की परत है, उसको चेंज करने पर इससे होकर जाने वाली जो एक्सरे की वैल्यू आती है वो अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग आती है। इसका मतलब इनके दिमाग में एक बात स्ट्राइक की, क्या कि स्टार्टिंग में तो एक्सरे की वैल्यू सेम थी, लेकिन मेटल की लेयर जो है, धातु की परत है, वो चेंज करने पर, इससे पास होकर, इससे गुजरने पर जाने वाली या फिर जो वैल्यू है वो सभी के लिए अलग अलग आ रही है। इसका मतलब दिक्कत एक्सरे में नहीं है, दिक्कत किसमें है, मेटल की लेयर में है। क्यों, मेटल की लेयर चेंज करने पर उससे पास होने वाली जो एक्सरे है उसकी वैल्यू भी, फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग आ रही है। इसका मतलब एक बात तो श्योर है, जैसे डाल्टन ने कहा था कि सभी सबस्टांस होते हैं वो क्या होते हैं,
छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, यानी जिनको एटम बोला गया। इसका मतलब अलग अलग मेटल है वो अलग अलग एटम से मिलकर बनी होगी, और अलग अलग टाइप के एटम होंगे तो सभी को एक अलग अलग नंबर दे सकते हैं। मैं क्या कर रहा हूं, समझ में आ रहा है? प्रैक्टिकली समझो बेटा, जैसे बचपन में हम एग्जांपल करते हैं क्या, देखो ये मान लो टॉर्च है, टॉर्च की लाइट पास हो रही है बेटा, अपने मान लो क्या किया, इस पर मान लो अलग अलग कलर के पेपर यूज कर रहे हैं बेटा, जैसे मान लो ब्लू पेपर या फिर ब्लैक पेपर या व्हाइट पेपर, येलो पेपर, रेड पेपर, अलग अलग पेपर इस पर लगा रहे हैं टॉर्च पर। ठीक है, टॉर्च को ऑन भी करना है, ध्यान रखना, वरना एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट नहीं आएगा। टॉर्च है, ये तो येलो लाइट पास कर रही थी, यानी टॉर्च से आने वाली लाइट तो सभी के लिए सेम है या नहीं है? सेम है, लेकिन इसमें आपने अलग अलग कलर के अगर पेपर यूज किए हैं तो हमें पता है अलग अलग कलर के पेपर यूज करने पर पेपर से पास होने वाली लाइट उसका कलर अलग अलग होगा या नहीं होगा? होगा। इसका मतलब दिक्कत टॉर्च या उसकी लाइट में है, या जो पेपर चेंज होने पर हो रहा है? पेपर चेंज होने पर। समझ में आ गया? क्योंकि अलग अलग पेपर का जो पार्टिकल्स है बेटा उसमें अलग अलग कलर है, क्या होगा? अलग अलग कलर की वजह से जो लाइट पास हो रही है वो भी अलग अलग कलर की। यही बात इनके दिमाग में स्ट्राइक की, क्या आने वाली एक्सरे सभी के लिए सेम है, लेकिन बीच में ये लेयर चेंज करने पर इससे होकर जाने वाली एक्सरे सभी के लिए अलग अलग आ रही है। इसका मतलब दिक्कत किसमें है? ये जो मेटल की लेयर में चेंज कर रहा हूं। क्या कि डाल्टन ने क्या कहा था कि कोई भी सब्सटेंस होता है, पदार्थ होता है, वो छोटे छोटे कणों से, स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होगा, जिनको एटम बोलेंगे। इसका मतलब अलग अलग मेटल भी अलग अलग पार्टिकल, अलग अलग एटम से मिलकर बनी होगी, और सभी के लिए एटम भी अलग अलग होंगे, तो उनको एटम एक फिक्स नंबर दे सकते नहीं दे सकते, जिसको बोलेंगे उस एटम का नंबर, यानी एटॉमिक नंबर। समझ में आ गया? क्लियर? और इस एक्सपेरिमेंट के लिए इन्होंने फॉर्मूला भी डिसाइड किया बेटा, क्या? म्यू रूट इज इक्वल टू क्या? ए ब्रैकेट जेड माइनस बी, और एम्स में पूछा हुआ है डायरेक्टली फॉर्मूला। क्या मोज़ले एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग कौन सा रिलेशन सही है? ये है, क्या कहेंगे, यानी म्यू यानी एक्सरे की फ्रीक्वेंसी, ए और बी कांस्टेंट जिनकी वैल्यू चल के देगा, जेड क्या होता है, जिस मेटल की बात कर रहे हो उसका एटम जो है उसका एटॉमिक नंबर। क्लियर? तो इसमें क्वेश्चन क्या बनाता है, या तो फ्रीक्वेंसी दे देता है बेटा, तो जेड की वैल्यू पूछता है कि कौन सा एलिमेंट है, जेड की वैल्यू मान लो 20 आ रही है, जेड की वैल्यू 20 आ जाए, हम बता देंगे एलिमेंट कौन सा है, कैल्शियम। बात समझ में आई क्या? या फिर जेड दे एल्यूमिनियम है, यानी जेड कितना आ गया 13, तो अगर एल्यूमिनियम की बात करें उसकी वैल्यू पुट करेंगे, कांस्टेंट ए और बी जो भी दिया जाए उसकी वैल्यू पुट करेंगे, फ्रीक्वेंसी आएगी नहीं आएगी? आएगी बेटा। समझ में आ गया? क्लियर? एक इन्होंने एटॉमिक नंबर के लिए क्या कहा, एटॉमिक नंबर क्या होता है, किसी एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होने का मतलब क्या, उसकी सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर देता है। क्या मैंने सिर्फ इतना बोला है, जैसे बोलूं एटॉमिक नंबर 8 है, मैंने क्या कहा, एटॉमिक नंबर 8, मैंने कुछ नहीं बोला, सिर्फ बोला है एटॉमिक नंबर 8 है। तो देखते हैं, आप कहोगे सर आप ऑक्सीजन की बात कर रहे हो, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं, और फर्स्ट सेल में 2 होंगे, सेकंड में 6 होंगे, इसका ऑक्टेट स्टेबल नहीं होता, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो चार्ज आता है -2, और -2 चार्ज आता है तो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो ये है सर नॉन मेटल है। बात समझ में आ गई? मैं बोलूं बेटा एटॉमिक नंबर 11, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने खाली इतना बोला था 11 नंबर, आप खुद कह दोगे सर इसका मतलब आप सोडियम की बात कर रहे हो, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सर इसके फर्स्ट सेल में 2 होते हैं, सेकंड में 8, थर्ड में 1 होता है। ठीक है, तो सर ये 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो इस पर चार्ज क्या आता है, +1 चार्ज आता है, और ये इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो सर इसको क्या बोलते हैं, ये मेटल होता है। तो कहने का मतलब क्या, ऑक्सीजन कितने गेन करता है, कितने लॉस करता है, मेटल है नॉन मेटल है, सोडियम क्या है, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने सिर्फ दोनों का नंबर बोला था, एटॉमिक नंबर बोला था। ये सुनते ही आपने खुद सब कुछ बताया नहीं बताया? बताया। इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, अभिलाक्षणिक गुणधर्म। कैसे? सिर्फ एटॉमिक नंबर का आइडिया देखते ही आपके दिमाग में उस एलिमेंट की पिक्चर आ जाती है, आप इसकी सारी प्रॉपर्टी को बता सकते हो। कैसे? जैसे मैं बोल दूं क्लास में किसी बच्चे का रोल नंबर 10 है, ये 10 नंबर, रोल नंबर 10 वाला स्टूडेंट, देखिए सारे बच्चे क्या करेंगे, उसकी प्रॉपर्टी बता सकते नहीं बता सकते, सर आप 10 नंबर की बात कर रहे हो, वो दिखने में ऐसा, पढ़ाई में ऐसा, यहाँ बैठता है, यहाँ रहता है, वो करता है, और आज के बच्चे देखते फॉरवर्ड है, उस बात है तो पिछले जन्म की बता देंगे। अरे होता नहीं होता, मैंने कुछ नहीं बोला था उसके बारे में, मैंने बोला था सिर्फ 10 रोल नंबर। इतना बोलते ही क्या आपके दिमाग में इसकी सारी प्रॉपर्टी आएगी नहीं आएगी, सर किसकी बात कर रहे हैं और इसमें क्या क्या खास बात होती है। समझ में आ गया? यस और नो? तो ये अपने किसकी बात की है बच्चों, एटॉमिक नंबर की। समझ में आ गया? क्लियर? चलो बच्चों, तो ये तो अपने बात की बेटा एटॉमिक नंबर क्या होता है, कैसे होता है। अब बात करते हैं बेटा इसके आगे
कैसे हमें करना है, क्या करना है, समझना बच्चों। एटॉमिक नंबर के बाद बात करते हैं बेटा एटॉमिक मास या मास नंबर। क्या कहा, एटॉमिक मास या मास नंबर। तो आगे बात करते हैं बच्चों एटॉमिक मास या फिर इसे बोलते हैं बच्चों मास नंबर। एटॉमिक मास या मास नंबर, इसका सिंबल होता है ए। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या। क्या कहा, एटॉमिक मास या मास नंबर, परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या। एक्चुअल में क्या, दोनों का मतलब बच्चा एक ही समझता है, लेकिन दोनों में अंतर होता है, ध्यान रखना। हाँ, दोनों की वैल्यू सेम आती है, इक्वल आती है। इसका रीजन क्या है ये भी मैं बताऊंगा, लेकिन दोनों का मीनिंग क्या होता है बेटा, अलग अलग होता है। किसी रिपीटर बच्चे को भी पूछे क्या होता है, वो कहेगा सर एक ही तो होता है, बिल्कुल उसे बताया ही यही जाता है, लेकिन एक्चुअल में दोनों में डिफरेंस के अंतर क्या समझना अच्छे से। दो चीजें बेटा, एटॉमिक मास और मास नंबर, दोनों का मीनिंग क्या है और इसका वैल्यू दोनों की सेम कैसे आती है ये भी बताऊंगा। एटॉमिक मास अच्छे से सुनना, एटम के रेस्पेक्ट में है, हमें पता है ये एटम है, ये बीच का पार्ट न्यूक्लियस है, क्लियर। इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाता है, बीच में क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो एक बात तो श्योर है, सिंबल ध्यान रखना ए। क्या कहेंगे, एटॉमिक मास की बात करें तो इसमें यूज तो किसका करना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की ही बात करनी है बेटा। क्यों, एटम का जो फर्स्ट लेक्चर था अपना कल बच्चों एटॉमिक स्ट्रक्चर का, मैंने क्या कहा था, मास के लिए सेंट्रल पार्ट, केंद्रीय भाग रेस्पॉन्सिबल होता है, उत्तरदायी होता है, और सेंट्रल पार्ट में कौन प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसका मतलब है मास वगैरह की बात करें, इलेक्ट्रॉन का तो कोई रोल नहीं है, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, नेग्लिजिबल होता है, क्लियर। अब बात करें बच्चों, देखो क्या करेंगे, एटम के न्यूक्लियस के अंदर, सुनना अच्छे से, एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं उनके टोटल मास का सम एटॉमिक मास। क्या कर रहा हूं, समझ में आ रहा है, कोई एटम है उसके न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं उनके मास का सम एटॉमिक मास। आ गया समझ में। और जितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं उनके नंबर का सम वो होता है बेटा मास नंबर। क्या कहा, समझ में आया। फिर सुन लेना, कोई एटम होता है उसके न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे, चाहे कितने भी हो, 5 हो, चाहे 10 हो, चाहे 20 हो, जितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे, सभी प्रोटॉन सभी न्यूट्रॉन के टोटल मास का सम उस एटम का मास, एटॉमिक मास। आ गया समझ में। और जितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं उनके नंबर का सम वो क्या होगा, मास नंबर। समझ में आ रहा है बेटा, क्लियर। तो दोनों में डिफरेंस क्या आ गया समझ में। ये तो टोटल मास का सम और ये टोटल नंबर का सम, किसका, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। आ गया समझ में, क्लियर। तो अपन बात करें बच्चों, देखो इसकी जो यूनिट होती है बच्चों, इसकी जो यूनिट लिखी जाती है बेटा AMU, AMU या U। कल वाले लेक्चर में इसका नाम भी आया था, याद है ना, मैंने कहा था डिटेल से इसे पढ़ेंगे। AMU एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई, या फिर U यूनिफाइड मास, एकीकृत द्रव्यमान। क्लियर, ठीक है बेटा। तो देखो क्या कहेंगे, ये यूनिट यूज करते हैं। अब समझना मैंने क्या कहा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मास का सम, टोटल मास का सम तो एटॉमिक मास, और टोटल नंबर का सम मास नंबर। आ गया समझ में। अब दोनों की मैथमेटिकल वैल्यू क्या होती है, ऑलमोस्ट इक्वल होती है। मैंने क्या कहा, एटॉमिक मास और मास नंबर दोनों के मीनिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है, अंतर है, लेकिन दोनों की वैल्यू सेम आती है। ओके, कैसे आती है बेटा समझना। आपको याद है कल वाले लेक्चर में अपन ने बात कही थी, एक प्रोटॉन जो होता है उसका मास कितना होता है, 1 AMU, और 1 न्यूट्रॉन होता है वो भी क्या होता है बेटा, 1 AMU होता है। यस और नो, कल अपन ने बात करी थी, याद है ना। क्या कहा, एक प्रोटॉन होता है उसका मास कितना होता है, 1 AMU। एक न्यूट्रॉन होता है इसका भी कितना होता है, 1 AMU। कल अपने कैलकुलेट करके देखा था 1 by 1। क्लियर। इसका मतलब ये बताओ, अगर किसी एटम के न्यूक्लियस में 10 प्रोटॉन है, क्या कहा, 10 प्रोटॉन है और 10 न्यूट्रॉन है, तो ये बताओ 10 प्रोटॉन का कितना हो गया, 10 AMU। अरे 1 प्रोटॉन का 1 AMU तो 10 का कितना हो गया, 10 AMU। 1 न्यूट्रॉन का 1 AMU तो 10 का कितना हो गया, 10 AMU। इसका मतलब टोटल 10 प्रोटॉन थे तो टोटल प्रोटॉन का तो कितना, 10 AMU। 10 न्यूट्रॉन थे तो 10 AMU। ये आ गया, दोनों के मास का सम कर दूंगा तो कितना आ गया, 20 AMU। यस और नो, यानी मास का सम किया, एटॉमिक मास 20 AMU। आ गया समझ में। मास नंबर क्या होगा,
10 प्रोटॉन है 10 न्यूट्रॉन है, टाइम पास की जरूरत है क्या, 10 + 10 मतलब सीधा कितना आ गया, 20 आ गया। मैंने क्या कहा समझ में आ गया, क्लियर। तो दोनों का मीनिंग अलग होता है लेकिन दोनों की वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है। इसका रीजन क्या होता है, क्योंकि 1 प्रोटॉन का भी 1 AMU और 1 न्यूट्रॉन का भी 1 AMU होता है बच्चों मास। आ गया समझ में। तो जितने प्रोटॉन होते हैं जितने न्यूट्रॉन होते हैं, नॉर्मली अपन क्या करेंगे, पहले सभी का टोटल नंबर देख के टोटल मास करेंगे, फिर इसका टोटल मास, दोनों का सम करेंगे। टाइम पास की जरूरत है क्या, नहीं। जितने प्रोटॉन है जितने न्यूट्रॉन है, सीधा क्या करो बच्चों, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के नंबर का सम कर दो, तो क्या आ जाएगा, अपने पास क्या आ जाएगा, P + N से उसका मास नंबर आ जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर। बच्चा कहेगा सर कैसे, फॉर एग्जांपल अपन बात करें बेटा हाइड्रोजन की बात करें, इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1, प्रोटॉन कितना होता है बेटा 1, न्यूट्रॉन कितना होता है 0। तो हमें पता है इसका मास नंबर चाहिए, तो क्या होता है P + N, तो इसका A कितना आ गया, 1 + 0 मतलब कितना, तो होता है बच्चों 1 AMU लिखते हैं अपन। आ गया समझ में, क्या लिखते हैं बेटा, 1 AMU, क्लियर। या फिर अपन बात करें जैसे कार्बन की, इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6 प्रोटॉन कितने होते हैं 6, न्यूट्रॉन कितने होते हैं 6। बात समझ में आ गई। हमें पता है इलेक्ट्रॉन से तो मतलब ही नहीं है, तो P + N, तो इसका मास नंबर कितना आ जाएगा बेटा 6 + 6, तो अपन क्या लिखते हैं 12 AMU लिखते हैं। समझ में आ गया। अब बच्चे के दिमाग में आए सर इलेक्ट्रॉन का यूज क्यों नहीं कर रहे, ऐसी क्या दिक्कत है इसके साथ, तो इसके साथ दिक्कत ये है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में अपन ने कहा था इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है, नगण्य होता है। तो इसको जोड़ भी देंगे, ऐड कर भी देंगे, तब भी कोई वैल्यू में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। कैसे, जैसे मान लो प्रोटॉन न्यूट्रॉन की वजह से आ गया 12 AMU 12 AMU, अगर इलेक्ट्रॉन वाला और जोड़ दे तो सपोज करो मान लो 12.00005 समथिंग, तो ये बताओ कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। यहां पर हाइड्रोजन की बात करें 1 AMU आ रहा है, 1 AMU आ रहा है, तो अपन क्या कहेंगे, आपसे बोले तो क्या इलेक्ट्रॉन वाला और ऐड कर दे, तो मान लो वो ऐड करने पर 1.0000 समथिंग 2 आ रहा है, तो कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। तो क्या करेंगे, ओनली प्रोटॉन न्यूट्रॉन का ही यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास तो क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। समझ में आ गया बच्चों, यस और नो। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के नंबर से क्या करते हैं, मास नंबर कैलकुलेट करते हैं। क्लियर। अब क्या होगा, अगर प्रैक्टिकली आपको कंडीशन दे दे प्रोटॉन न्यूट्रॉन का नंबर हाफ कर दे, डबल कर दे, ट्रिपल कर दे, तो क्या हो जाएगा, तो मास नंबर कितना % चेंज होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा बच्चों, इस पे न्यूमेरिकल बनता है। तो अपन क्या कहेंगे, चेंज इन एटॉमिक मास चेंज इन एटॉमिक मास या मास नंबर, चेंज इन एटॉमिक मास, यानी इसमें चेंज कैसे होगा, तो मैं परसेंट के रेस्पेक्ट में बोलूं तो बेटा क्या कहेंगे इसे, परसेंटेज चेंजेस। ठीक है, परसेंटेज चेंजेस इन एटॉमिक मास, तो इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे, %del A। मैंने क्या कहा, %del A, कितना %, डेल मतलब चेंज के लिए, एटॉमिक मास की बात करें तो A कितना % चेंज होगा। क्लियर। तो ये क्या होता है बेटा, प्लस माइनस क्या होता है, A फाइनल माइनस A इनिशियल अपॉन क्या करते हैं, A इनिशियल मल्टीप्लाई बाई 100। क्या कहा, समझ में आ गया, यस और नो। अरे बात समझ में आ गई क्या, इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके क्या करेंगे बेटा, अपन क्या करते हैं, कितना % चेंज हो गया उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। यहां पर प्लस की बात करें, प्लस का मतलब क्या हो गया, एटॉमिक मास क्या हो गया, इंक्रीज हुआ है, या फिर माइनस के साथ आ जाए मतलब उसका एटॉमिक मास क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। ओके, बात समझ में आई बच्चों, क्लियर। ठीक है, बच्चा कहेगा सर कैसे, तो बच्चों देखते हैं इस पर न्यूमेरिकल कैसे बना सकता है बच्चों। एक क्वेश्चन है, जैसे अपन कहें, मान लो आपसे बोला जाए 6 कार्बन 12 ये दे रखा है, 6 कार्बन 12, क्वेश्चन क्या दे रखा है, 6 कार्बन 12 है, तो आपसे बोले इसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का नंबर तो क्या कर रहा है बेटा, डबल कर रहा है। क्या कहा, आपसे बोले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का नंबर तो डबल कर रहा है, और जो न्यूट्रॉन है इसका नंबर क्या कर रहा है, हाफ कर रहा है, तो उसका एटॉमिक मास कितने % हो जाएगा, यानी कितना % इंक्रीज या कितना % डिक्रीज। तो करना कैसे, इस कॉन्सेप्ट में वैल्यू अप्लाई करेंगे, तो इसमें मुझे पता है 2 चीज ध्यान होनी चाहिए, ए इनिशियल प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज करने से पहले का एटॉमिक मास, ए फाइनल चेंज करने के बाद का एटॉमिक मास। ओके, देखते हैं बच्चों कैसे करना है। 6 कार्बन 12, अरे चेंज करने से पहले तो हमें पता चल के दे ही रखा है, मैंने कहा था नीचे जो नंबर लिखा होता है, नोट लगा स्पेशली लिखाऊंगा, नीचे जो नंबर लिखा होता है वो उसका एटॉमिक नंबर होता है, ऊपर जो होता है वो उसका मास नंबर या एटॉमिक मास होता है। क्लियर। तो क्या कहेंगे, 6 कार्बन 12 की अगर हम बात करें बच्चों, तो ए इनिशियल तो हमें पता चल ही गया, ये तो कितना हो गया
12 AMU। क्लियर? तो ए फाइनल की वैल्यू ध्यान होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? ए फाइनल कहां से आएगा बच्चों? तो देखते हैं बच्चों कैसे करना है। इलेक्ट्रॉन ई डेस बोल रहा हूं चेंज करने के बाद। अरे पहले हमें पता है बच्चों इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। कार्बन में कितने होते हैं? 6 हमें पता है। कार्बन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। प्रोटॉन कितने होते हैं? 6। न्यूट्रॉन कितने होते हैं? 6। ये बच्चे को बेसिकली आइडिया होना चाहिए। बच्चा कहेगा सर कैसे होगा बेसिकली आइडिया? अभी नोट लगा के एक एक पॉइंट बताऊंगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब नंबर तुम्हें कैसे कैलकुलेट करना है समझना बेटा। ये फॉर्मूला आ गया, इस पे क्वेश्चन कैसे करवाएगा? तो क्या कहा मैंने? इलेक्ट्रॉन है, देखो बच्चों पहले कितने थे? 6 इलेक्ट्रॉन चेंज करने से पहले। लेकिन क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को क्या कर रहा है? डबल कर रहा है। पहले 6 थे तो अब कितने इलेक्ट्रॉन है? डबल यानी 12। क्लियर? ठीक है बेटा। इसकी बात करें बच्चों यानी 6 थे, 6 का डबल कर दो मतलब कितने हो गए? 12 इलेक्ट्रॉन, काम खत्म। प्रोटॉन की बात करें डेस यानी चेंज करने के बाद, बच्चों देखो प्रोटॉन भी क्या कर रहा है? डबल कर रहा है। पहले कितने प्रोटॉन थे? 6, तो डबल कर दो बेटा, कितने हो गए? 12। यस और नो? क्लियर? न्यूट्रॉन की मैं बात करूं पहले कितने थे? 6। हाफ कर रहा है बेटा, तो हाफ कर दो, कितने हो गए? 3। बात समझ में आ गई? और हमें पता 1 प्रोटॉन का 1 AMU, तो 12 प्रोटॉन का कितना? 12 AMU। और ये कितना? 3 AMU। यस और नो? अरे बात समझ में आ रही है ना? क्लियर? और हमें पता P+N होगा, वो हमें पता चेंज करने के बाद जो हमारे पास आएगा वो A फाइनल की वैल्यू होगी या नहीं होगी? यस और नो? एक तो हमें पता है एटॉमिक मास पहले दे रखा है और एक चेंज करके हमारे पास आएगा, तो क्या होगा? 12 + 3 मतलब कितना हो गया? 15 AMU। यस और नो? अरे बात समझ में आ गई बेटा? क्लियर? अब यहां से मैं क्या करूं? परसेंट डेल ए की बात करें बच्चों, देखो कितना परसेंट चेंज होगा? ए फाइनल कितना है बेटा? 15। ठीक है? अरे ए फाइनल 15 माइनस ए इनिशियल कितना है? 12 अपॉन ए इनिशियल कितना है? 12 मल्टीप्लाई क्या? 100। बात समझ में आ गई? 15 माइनस 12 कितना? 3/12 मल्टीप्लाई बाई 100। ये कितना बेटा? 4। और ये कितना? 25। प्लस के साथ आ रहा है माइनस के साथ है? प्लस के साथ, तो क्या करेंगे? +25% मतलब क्या होगा? इंक्रीज हो गया। अरे कैसे, क्या समझ में आ गया? यस और नो? क्लियर? तो ये अपने बात की बच्चों, इस कॉन्सेप्ट पर हमें कैसे क्वेश्चन दे सकता है। अरे यहां तक समझ में आया क्या? यस और नो? क्लियर? ठीक है बच्चों, चलो तो ये अपने बात की बेटा एटॉमिक मास और मास नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, यहां तक समझ में आ गया? क्लियर? अब बच्चों इसमें जो खासकर इंपॉर्टेंट है, क्या कोई भी स्पीसीज हमें दे दे उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इन सब का नंबर हमें कैसे पूछ सकता है और कैसे करना है। मैंने क्या कहा, कुछ भी हमें नहीं पता सर, इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या होगा, प्रोटॉन का नंबर क्या होगा और ये नंबर कैसे कैलकुलेट करना है। तो देखो बेटा कैसे करते हैं। चलो बेटा समझते हैं। सबसे पहले एक चीज खास कर ध्यान रखना बच्चों, क्या देखो कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं बच्चों, ध्यान रखना बहुत काम आएंगे। कैसे कोई भी स्पीसीज होती है, पहली बात तो देखो उसको कैसे डिनोट करना है। किसी भी एलिमेंट को डिनोट करते हैं बेटा ऐसे, क्या करेंगे, जैसे मान लो एलिमेंट अपना x है तो क्या लिखेंगे ZXA। मैंने क्या कहा, ZXA, या फिर ऐसे भी लिख के दे देगा बेटा ZXA। ए को कई बार यहां से यहां लिख के दे देगा, तो ऐसा नहीं सर ए को यहां से यहां लिख दिया तो जेड को यहां से यहां लिख दूं क्या, नहीं, ऐसी खतरनाक मैथमेटिक्स मत लगा देना बेटा, खुद पे कंट्रोल रखना। ओके, कैसे, तो मैंने क्या कहा, किसी भी एलिमेंट को लिखेगा तो ऐसे लिखेगा, जो आपको चल के दे रखा है तो बच्चों उसका आइडिया कम से कम आपको होना चाहिए। क्लियर? कैसे बच्चों, अगर अपन बात करें यहाँ जेड का मतलब क्या है, जेड का मतलब हमें पता ही है क्या होता है, एटॉमिक नंबर। क्लियर? ठीक है। एक्स मतलब क्या, एलिमेंट, कौन से एलिमेंट की बात कर रहा है वो है बेटा, ठीक है। और ए क्या है उसका मास नंबर। बात समझ में आ गई क्या? फॉर एग्जांपल जैसे आपको ये दिया गया 1h1 मतलब एलिमेंट तो बीच में होता है, वो एलिमेंट पहले जो नंबर होगा वो उसका एटॉमिक नंबर और ऊपर जो नंबर होगा वो उसका मास नंबर। क्लियर? एलिमेंट कौन सा है, हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर मतलब 1 है तो मतलब ये 1 लिखा मतलब उसका एटॉमिक नंबर है, ये इसका मास नंबर है। कार्बन की बात करूं तो बीच में कार्बन लिख दिया, एटॉमिक नंबर कितना होता है 6 तो यहाँ 6 लिख दिया, और हमें पता मास नंबर कितना होता है 12 तो ऊपर लिख दिया 12। समझ में आया बेटा क्या कहा, यस और नो? एक तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। क्लियर? चलो बेटा अब बात करें बच्चों, क्या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इनका नंबर कैसे कैलकुलेट करना है, ये ध्यान रखना। तो क्या कहेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्या कहा, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन
एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट या एटम हमें दे दे तो उसमें प्रोटॉन का नंबर हमें कैसे कैलकुलेट करना है, तो ध्यान रखना प्रोटॉन का नंबर हमेशा क्या होगा, Z के इक्वल। मैंने बोला है ऑलवेज, ऑलवेज मतलब ऑलवेज, आ गया समझ में, जितना उसका एटॉमिक नंबर है प्रोटॉन का नंबर उसके बराबर होगा हमेशा। ओके, कैसे बच्चों, हमने कहा हाइड्रोजन, अरे एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, तो प्रोटॉन कितना होगा 1 ही होगा। क्लियर। बात करें कार्बन, एटॉमिक नंबर कितना 6, तो प्रोटॉन भी कितना होगा बच्चों 6 ही होगा। बात समझ में आ रही है क्या? क्लियर। एक हमें क्या बोले, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल स्पीशीज या न्यूट्रल एटम। क्या कहा, कौन न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल बोल रहा है बेटा, इसका मतलब क्या, उदासीन परमाणु में, यानी इसका मतलब उस पर कोई भी प्लस या माइनस चार्ज नहीं है। आ गया समझ में? इसका मतलब क्या है बेटा, न्यूट्रल एटम की बात कर रहा है तो हमें पता है अगर न्यूट्रल है, न्यूट्रल है इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का नंबर बराबर है या नहीं है। अरे सीधी सी बात है, अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का नंबर कम ज्यादा कब होता, जब या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता या फिर गेन करता, यस और नो। और इलेक्ट्रॉन डोनेट करता या गेन करता तो प्लस माइनस चार्ज आता नहीं आता, आता। लेकिन हमें बोला न्यूट्रल मतलब उदासीन परमाणु, न्यूट्रल है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का न लॉस ना ही गेन, लॉस गेन कुछ भी नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, नेचुरल कंडीशन, प्राकृतिक अवस्था में हमें पता है बेटा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का नंबर क्या होता है, बराबर होता है। क्लियर। तो कोई न्यूट्रल एटम है, उदासीन परमाणु है, उसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या होगा, प्रोटॉन के बराबर, और प्रोटॉन हमेशा क्या होता है, Z के बराबर होता है, यस और नो। अरे बात समझ में आई? तो जितना Z होगा उतने ही प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल अपना वही बच्चों अपन बात करें जैसे नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, तो हमें पता है प्रोटॉन भी कितने होंगे 7, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे 7 हो जाएंगे। क्या कर रहा हूं, समझ में आ रहा है बच्चों? क्लियर। अरे बात समझ में आई क्या? एक आपसे क्या बोले बेटा, यानी इलेक्ट्रॉन का नंबर ये तो कौन सी कंडीशन में है, न्यूट्रल कंडीशन में जैसे बोला है। एक अपन को क्या पूछ सकता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन चार्ज एटम, यानी आवेशित परमाणु, यानी कोई परमाणु हो उस पर क्या आ रहा है बेटा, चार्ज आ रहा है, यानी आवेश आ रहा है, यानी कोई ना कोई प्लस या माइनस आ रहा है, तब हमें इलेक्ट्रॉन का नंबर कैसे बताना है। तो समझना बच्चों, इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या होगा, Z माइनस चार्ज ऑफ एटम। क्या कहा, Z माइनस चार्ज ऑफ एटम, यानी एटम पर जो चार्ज होगा वो क्या करना, Z में से माइनस कर देते हैं, तो इससे हमारे पास क्या इलेक्ट्रॉन का नंबर आ जाता है। आप कहोगे सर कैसे, फॉर एग्जांपल मैंने ये लिख दिया O-2, मैंने क्या कहा O-2, मैंने ये लिखा। अब बच्चे को डायरेक्टली आइडिया नहीं हो कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, इसमें वैल्यू पुट करके कर सकते हैं। क्या, Z माइनस चार्ज ऑफ एटम, ये बताओ। अरे ऑक्सीजन, इसका Z कितना होता है बेटा 8 होता है, माइनस लगा दो, माइनस चार्ज ऑफ एटम, चार्ज कितना है -2, तो -2 लिख दो बेटा। तो क्या होगा 8 माइनस माइनस प्लस और 2 मतलब कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन, यस और नो। अरे बात समझ में आ गई? क्लियर। या मैं बोलूं बेटा जैसे Na+ की बात करें, इलेक्ट्रॉन का नंबर Z माइनस उसका एटॉमिक नंबर माइनस चार्ज कर दो, तो Z कितना होता है सोडियम का 11, माइनस चार्ज कितना है बेटा +1, तो -+1। क्लियर। तो यहां से क्या करेंगे 11 प्लस माइनस -1 यानी कितने आ गए 10 इलेक्ट्रॉन, यस और नो। अरे आए नहीं आए, आए बच्चों। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर उदासीन है, न्यूट्रल है, तो जितना एटॉमिक नंबर होगा प्रोटॉन भी उतना ही, इलेक्ट्रॉन भी उतना ही, लेकिन चार्ज फॉर्म में है तो कैसे करना है, समझ में आ गया? क्लियर। बात समझ में आई बच्चों? ये तो खाली करने का तरीका है, आपको डायरेक्टली आंसर देना हो तो कैसे करना, ध्यान रखना, बिना पेन चलाए कैसे करना समझना। O-2 बोला है, O-2 बोला तो एक बार -2 को भूल जाओ। ये देखो एलिमेंट कौन सा है, अरे एलिमेंट कौन सा हो गया ऑक्सीजन। इसका मतलब अगर ओनली ऑक्सीजन होता तो एटॉमिक नंबर कितना होता ऑक्सीजन का 8, इलेक्ट्रॉन कितने होते 8 होते, लेकिन -2 दे रखा है। -2 कब आएगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। अरे 8 तो न्यूट्रल फॉर्म में होते, -2 मतलब 2 गेन कर रहा है, टोटल कितने हो गए 10, काम खत्म। बात समझ में आ रही है? सोडियम, एक बार प्लस को भूल जाओ फिर वापस याद भी करना, ध्यान रखना। ओनली सोडियम बोले, ओनली सोडियम बोलता था एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, इलेक्ट्रॉन भी 11, +1 बोल रहा है, इसका मतलब +1 चार्ज कब आता है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पर। 11 में से एक डोनेट कर दो, कितना बच गया 10, काम खत्म। जो समझ में आया, यस और नो? क्लियर। अरे बात समझ में आ गई ना? चलो बेटा, तो ये अपने बात की इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर। अब आपसे बोला जाए एक चीज आपसे क्या पूछ सकता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन
एटम, कोई एटम आपसे बोले उसमें न्यूट्रॉन का नंबर क्या होगा, कैसे होगा। तो बच्चों आपको याद है एक अपने क्या कहा, एक अभी अपने फॉर्मूला लिखा, ए क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, P प्लस एन, यस और नो, अरे होता नहीं होता, मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का नंबर। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, P को इधर लेके आ जाऊं तो A माइनस जेड, यस और नो, अरे लिख सकते हैं P A माइनस जेड, और जेड किसके बराबर होता है, प्रोटॉन के बराबर। तो क्या लिखेंगे बेटा, तो n इक्वल टू क्या हो गया, n इक्वल टू क्या लिखेंगे, a माइनस, डायरेक्टली आप z कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं बेटा, वैसे अपन कर सकते हो जैसे p प्लस एन। बच्चों देखो मैंने यहाँ पर क्या किया, अरे एक स्टेप में अगर o लिख दूं कोई दिक्कत नहीं, इस p को इधर लेके आ जाऊं, a माइनस p, बात समझ में आ रही है ना, p किसके इक्वल होगा, z के इक्वल, आ गया समझ में। तो n इक्वल टू क्या हो गया, a माइनस z, कैसे किया समझ में आ गया, यस और नो। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, किसी भी स्पीशीज में न्यूट्रॉन का नंबर चाहिए तो उसका मास नंबर और उसका एटॉमिक नंबर दोनों का डिफरेंस कर देंगे, हमारे पास न्यूट्रॉन का नंबर आ जाएगा। क्लियर। फॉर एग्जांपल जैसे अपन ये लिखा 11 सोडियम 23, तो एक एक चीज अपने डिस्कस करी है, सोडियम एलिमेंट है, ये इसका जेड है एटॉमिक नंबर, ये इसका मास नंबर यानी ए है बच्चों। क्लियर। इसमें कितने न्यूट्रॉन होंगे सर, तो a माइनस जेड, काम खत्म। a कितना है बच्चों 23 और z कितना है 11, यानी कितने हो गए 12 न्यूट्रॉन, काम खत्म। या आपसे बोले एल्यूमिनियम की बात करें 13Al27, तो इसके अकॉर्डिंग बात करें तो क्या करेंगे, न्यूट्रॉन की अगर अपन बात करें बच्चों क्या कह सकते हैं, देखो a माइनस जेड, इसका a कितना है 27, z कितना है बेटा 13, तो कितने आ गए 14 न्यूट्रॉन। समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर, बात समझ में आ गई। तो ये ध्यान रखना बच्चों कैसे करना है, क्या करना है, आ गया समझ में, क्लियर। यहां तक कोई डाउट है तो ध्यान रखना बेटा, एक एक चीज अपने डिस्कस करी है कैसे करना है, क्या करना। और एक ट्रिक जरूर आती है बेटा ओड इवन वाली, कैसे करना प्रोटॉन न्यूट्रॉन का नंबर डिसाइड करने में, ये खास कर ध्यान रखना कैसे, ये ट्रिक है बेटा, ध्यान रखना 20 तक के एलिमेंट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। क्या, अगर एटॉमिक नंबर और मास नंबर को कोरिलेट करना हो, परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या को, ध्यान रखना कैसे, 20 तक के एलिमेंट की बात करिए जिनका एटॉमिक नंबर इवन नंबर हो, सम संख्या हो, तो क्या करना, एटॉमिक नंबर का जस्ट डबल कर देना, मास नंबर आ जाएगा। मैंने क्या कहा फिर सुन लेना, एटॉमिक नंबर इवन नंबर हो, सम संख्या हो, तो एटॉमिक नंबर का डबल कर देना, मास नंबर आ जाएगा। कैसे, अपन बात करें कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना 6, अरे इवन नंबर सम संख्या है या नहीं, सीधा डबल कर दो 12, मास नंबर आया नहीं आया। क्लियर। ऑक्सीजन की बात करें बेटा, हमें पता है एटॉमिक नंबर कितना 8, हमें पता है इवन नंबर है, डबल कर दो 16, मास नंबर आ गया, यस और नो, क्लियर। बात करें मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर कितना 12, हमें पता इवन नंबर है, डबल कर दो 24, मास नंबर, समझ में आ रहा है, क्लियर। अब बात करें ओड नंबर की, जिनका एटॉमिक नंबर ओड नंबर होता है, जिनका परमाणु क्रमांक विषम संख्या होती है, तो क्या करो, डबल करके +1 कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा, मास नंबर आ जाएगा। क्या कहा, अगर उसका एटॉमिक नंबर ओड नंबर है, विषम संख्या है, तो क्या करो, एटॉमिक नंबर को डबल करके एक प्लस कर दो बेटा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, मास नंबर आ जाएगा। कैसे, मैं बात करूं सोडियम देखो बेटा, एटॉमिक नंबर कितना 11, ओड नंबर है या नहीं है, डबल कर दो 22 + 1 23, मास नंबर आ गया। क्लियर। एल्यूमिनियम की बात करें, एटॉमिक नंबर कितना है 13 है, ओड नंबर है, डबल करो 26 + 1 यानी 27। तो ये ट्रिक ध्यान रखना बच्चों, आ गया समझ में, ओड नंबर और इवन नंबर वालों के लिए आ गया समझ में। फिर बोल रहा हूं, इवन नंबर हो, सम संख्या हो, जस्ट डबल करना, मास नंबर आ जाएगा। क्लियर। ओड नंबर हो, विषम संख्या हो, डबल करके +1 कर देना, मास नंबर आ जाएगा। क्लियर। और मैक्सिमम 20 तक के लिए अप्लाई होती है, उससे आगे वालों के लिए हमें मास नंबर या एटॉमिक मास लिख के दे देगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन 20 तक तो जरूर ध्यान रखा करो। हाँ, ये जो ट्रिक है, ये 3-4 एलिमेंट इसके एक्सेप्शन होते हैं। कैसे, जैसे अपन बात करें 1H1 है तो भी इसका मास नंबर भी 1 होता है, या फिर 4Be9 बेरिलियम वाला भी क्या होता है, इसका एक्सेप्शन होता है, या फिर नाइट्रोजन की बात करें 7 नाइट्रोजन 14 होता है बेटा, मेन एलिमेंट का एक्सेप्शन है, और 17Cl 35.5 ये भी एक्सेप्शन है। तो ध्यान रखना, ये 3-4 एक्सेप्शन है, ये जरूर ध्यान रखना। बाकी 20 तक के एलिमेंट के लिए आप इसे ट्रिक को अप्लाई कर सकते हो। अगर बाय द वे कंफ्यूजन हो जाए क्या होगा, तो ओड इवन वाली ट्रिक याद रख लेना। आ गया समझ में। तो बेसिकली हर चीज अपने डिस्कस की बेटा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के जो बेसिक कॉन्सेप्ट लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, उसके अलावा नोट लाइक कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मैंने बताए हैं। फिर अपने स्पेसिफिक चार्ज की बात की है, विशिष्ट आवेश की, फिर अपने बात की एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक क्या होता है, कैसे होता है, फिर एटॉमिक
मास, और मास नंबर यानी परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या क्या होती है। फिर किसी एलिमेंट को कैसे लिख के देगा, कैसे रिप्रेजेंट करेगा, सिर्फ शॉर्ट में लिख के देता, आपको कैसे पता लगाना है इसका मतलब क्या है, या फिर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का नंबर कैसे डिसाइड करना है, ये कैसे करना है, एक एक चीज अपने डिस्कस की है बेटा। समझ में आ गया, क्लियर, यस और नो, यहां तक रिवाइज करना, कोई डाउट हो तो बेटा डिस्कस करना, क्लियर। नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे कुछ एटॉमिक स्पीशीज आती है, जैसे आइसोटोप, आइसोबार, आइसोस्टीयर, आइसोडाइफर, या फिर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो न्यूट्रॉनिक यानी समस्थानिक, समभारिक, या फिर आइसोस्टीयर, आइसोडाइफर, इनको इंग्लिश में भी यही कहते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक यानी सम इलेक्ट्रॉनिक, आइसो न्यूट्रॉनिक या आइसोटॉन्स यानी सम न्यूट्रॉनिक। एक एक करके डिस्कस करेंगे कैसे करना है, क्या करना है। यहां तक बात समझ में आ गई, क्लियर। इसके आगे कंटिन्यू करेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय।